अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाहिल शेख एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी व्यूअर्स, जो आज ही हमारे पॉडकास्ट की मेहमान हैं वो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। वो इसलिए भी बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड अकम्पलिश्ड पाकिस्तानी एंकर। फीमेल एंकर्स का जब आप जिक्र करते हैं और उनका नाम ना लिया जाए ये इम्पॉसिबल है। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी आज की गेस्ट के साथ। वी हैव नन अदर देन आयशा झांजेब इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मुझे हॉट सीट पे बैठ के बहुत मज़ा आता है। अच्छा आयशा, तो योर होस्ट योरसेल्फ, आपने काउंटलेस प्रोग्राम्स को होस्ट किया है और अमूमन आप इस सीट पे होती हैं जिस पे आज मैं हूँ और उस सीट पे आप नहीं होती जिस पे आप हैं। कहा यह जाता है कि जो एक ड्राइवर होता है जिसको अच्छी ड्राइविंग करनी आती है वो पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता। तो आज आपको पैसेंजर सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है? देखिए, जो ड्राइवर होता है वो दूसरी साइड पे बैठ के ब्रेकें लगा रहा होता है। तो आप जहाँ अटकेंगी मैं ब्रेक लगा दूंगी, डोंट वरी। अच्छा, तो आयशा, आज जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए स्क्रीन के ऊपर लाना चाहती हूँ वो ये सवाल है कि हु इज़ आयशा झांजेब। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे भी हैं, मैंने आपके बारे में पढ़ा भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ स्टोरी रही है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट हु इज़ आयशा झांजेब। तो सबसे पहले आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आपकी जो मदर थी उन्होंने एज अ सिंगल मदर आपको पाला। आपके फादर पिक्चर में नहीं थे। तो हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले आज जो आयशा आपको नज़र आती है वो आज से 25 साल पहले भी ऐसी ही थी। मैं आज भी अंदर से एक इंतहाई घबराया हुआ बच्चा, जिसको ऊंची आवाज़ से डर लगता है, जिसको डर लगता है कि कोई अभी कहीं से कोई ऐसी हरकत ना कर दे। लेकिन ये जो एक्सटीरियर है ना, ये ज़िंदगी ने बना दिया है मजबूत। एक मजबूत। एक ये जो आयरन फोल्ड आपको नज़र आता है ना कि ये कुछ भी कर जाती है, कह देती है, एंड शी डजंट लुक बैक एट दैट। ज़िंदगी में कभी ये कुलिया ही नहीं रहा कि वापस मुड़ के देखो और इस पे अफसोस करो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उससे सबक मिल गया। अगर अच्छा, कोई हुआ क्या था आपके वालदा के फादर? हाँ जी। ओके, मैं अपनी वालदा के रहम में थी और मेरे वालिद को नहीं पता था। उससे पहले मेरी वालदा को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये तो बांझ हैं, इनके कोई बच्चे नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, और वो शादी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरह की गई। इस तरह के एक बहुत अमीर ख़ानदान की लड़की, यानी मेरी वालदा सुरैया बेगम, बड़े घने लंबे घुंघराले बाल, खूबसूरत बादामी मोटी आँख, लेकिन रंग सांवला था। और सांवले रंग के ऊपर मेरी माँ ने आज से इतने साल पहले वो बातें सुनी और वो कुछ उनको बियर करना पड़ा कि मैं कहती हूँ आज उनकी हिम्मत है कि वो कैसे वो सब टॉलरेट करती थी। शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ था। मेरे वालिद साहब एक वेस्पा चलाते थे और एक अकाउंटेंट थे। नमाज, रोज़ा, मेहराब सब कुछ था उनका और जवानी में था। तो मेरे मामू जो उस वक़्त के सिनेमा ओनर्स की एसोसिएशन के चीफ़ थे वो, और बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टीज़। नाना की पहली पाकिस्तान की रिसर्च नर्सरी जो थी वो हमारी थी, हमारे ख़ानदान की थी, अंगूरी फैमिली की। फिर पाकिस्तान में जो पहला मसनूई आबशार वाला घर बना था, पहला, दैट वाज आवर्स, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अभी भी मौजूद है। हमने अपने बचपन में शहनशाह नवाब को और पीटीवी के बड़े बड़े नाम जिनके लिए लोग डरते थे ना कि उनसे मुलाकात कैसे की जाए, वो शाम को हमारे घर में चाय पिया करते थे। लिटरली हमारे यहाँ ऐसा माहौल होता था, पॉलिटिक्स पे बात होती थी, सिनेमा पे बात होती थी, एंड कल्चरली हम अपने वक्त से बहुत आगे की फैमिली थी। ठीक है। हमेशा से। सो ये जो आपको ये प्रोडक्ट नज़र आता है ना, ये वो बचपन की सारी चीज़ें देखकर ये प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको लगता है कि ओपन माइंडेड हूँ, अगर आपको लगता है मैं फॉरवर्ड थिंकिंग करती हूँ, या मेरी एक पर्सनैलिटी में ये जो एक रोब है या जो एक मज़ा है, ये सब उस बचपन का हिस्सा है। लेकिन बचपन में आयशा ऐसी नहीं थी। सो जब मैं पैदा होने वाली थी, मेरे बाप को ख़बर नहीं थी उन पैसों के उसके ऊपर कि इसको जायदाद दे दी जाएगी, ये हमारी बेटी ले जाए, क्योंकि इसका रंग सांवला है, इसके लिए रिश्ते नहीं आते। लिहाजा उनकी शादी एक इंतहाई मतवस्त घराने में कर दी गई, जहाँ पे एक रिक्शा और एक पिकअप वैन थी और समनाबाद में एक कमरे का घर था। मतलब इतना इशू था सिर्फ रंग सांवला होने की वजह से? आप 50 साल पीछे चले जाएं, आज भी आप देखें लड़कियां क्यों ग्लूटाथायोन के पीछे भाग रही हैं, क्यों वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा रही हैं, उनका कसूर नहीं है। इस खत्ते ने हमेशा औरत को सब्जेक्टिफाई किया है हुस्न के साथ, कि हुस्न की एक पूरी मूरत बना दी गई है। गोरा रंग चेक, लंबे बाल चेक, सरू कद चेक,
सडौल जिस्म चेक, ऐसे पाँव ऐसा, और उस बोलती भी अच्छा हो, करती भी, और शर्माए भी, लज्जाए भी, बात करे, पढ़ी लिखी भी हो लेकिन घर भी संभाले, घर संभाले, बच्चे भी पाले, बच्चे पाले, और ऐसे मिसाली पाले कि उनमें कोई सुकून। देखिए ऐसे अगर ऐसे लिस्ट दे के चीज़ें बनती होती तो हर कोई अपने लिए कोई ऐसा पार्टनर बना लेता। मेरी वालदा से ज़्यादा सुघड़, अच्छा खाने बनाने वाला, क्रोशिया की बेडशीट्स, एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ, सोने की तार से कढ़ाई किए हुए कपड़े मेरी वालदा के अपनी अभी तक मेरे पास महफूज पड़े हुए हैं। बात यह है कि किसी के गुण को और किसी के रंग को अगर आपने रखना है, वालिद साहब मेरे बहुत गोरे चिट्टे थे, पर मेरी वालदा जो थी वो सांवले कर, और वो क्यों थी सांवली? बचपन में, उनके बचपन में उनको हुआ अपेंडिक्स, पेनिसिलिन से वो उनको थी एलर्जी। अक्सर लोगों को पेनिसिलिन से इंजेक्शन लगते थे और रिएक्शन हो जाता था। मरते मरते वो बची, और इन रिएक्शन टू दैट उनकी पूरी बॉडी जल गई। और वो मतलब जो उनका कम्प्लेक्शन था, इट वाज नॉट बिकॉज इट वाज नेचुरली दैट, वो लेकिन क्योंकि वो सांवली हो गई तो फिर उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ए काली है। सो अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू बेयर दैट इन हर मैरिज। साडा मुंडा इन्ना सोहना है, साड़ी नूंह काली है। खैर मैं पैदा होने वाली थी, उनको नहीं पता था, उन्होंने अपनी तरफ से फारिग करके कि ये तो 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं। अब वो मिसकैरेजेस क्यों थे? वहाँ खुराक नहीं थी जो यहाँ थी, यहाँ वहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था जो यहाँ नहीं था, वहाँ पर मुसलसल काम का प्रेशर था, एक बहू और मतलब 4 नंदे, 3 नंदे, एक सास, उनको नाज नखरे में ना भी हो, हर बेटी अपने घर में क्वीन होती है। इसको आप जैसे मर्जी डिसाइफर कर लें। घर छोटा होगा तो नखरे कम होंगे, घर बड़ा होगा तो नखरे ज़्यादा होंगे। कहने का मकसद ये कि क्लास और कल्चर का इतना मेजर डिफरेंस था, सोच का। हमारे यहाँ जो चीज़ हंसी मजाक थी, वहाँ पे वो ताने और तिशन थे। उनको बातों को डिसाइफर, देखिए कसूर नहीं था उनका, मेरे वालिद साहब की फैमिली का कसूर नहीं था, और ना इनका कसूर था। इनका ब्रॉटअप इतना अलग था कि उनका जोड़ नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, खैर टू कट इट शॉर्ट, वो जी ब्रेक ऑफ हो गया। मुझे मैं भी प्रोसेस में थी, तो अम्मी वापस घर आ गई और वालिद साहब उधर सोचने लगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ महीनों में अम्मी को पता लग गया कि अरे अब तो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और लेकिन उन्होंने ये बात किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था दूसरी तरफ क्या थॉट प्रोसेस है, क्या नेचर है, वापस भेज दिया जाएगा, नहीं वो बच्चा छीन लेंगे और क्या होगा। सो कहानी चलती गई। 9 महीने बाद मैं पैदा हुई। वालिद साहब को कहीं से पता चला कि सुरैया के यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो वो देखने आए वेस्पा पे। और लोग बताते हैं कि जब वो देखने आए, बच्चा बाहर गया, रैप हुआ हुआ, जो कि मैं थी, लिपटी हुई गई। उन्होंने बाइक को किक स्टार्ट किया और वहाँ से जाने की कोशिश की। मेरी वालदा की बड़ी बहन नौरीन, वो अपनी 4 बेटियों के और एक बेटे के साथ भी उसी घर में रहती थी, हमारे ख़ानदानी घर में। उनको एकदम से पता नहीं वहम हुआ कि ले जाएगा हमारी बच्ची को, तो वो पीछे भागी। तो उन्होंने बाकायदा स्कूटर से मुझे दबोच के पकड़ा, और मेरी जो मतलब वो इस तरह की स्टोरी थी। और मैं जब पैदाइश के मराहिल में भी थी ना, तो हर महीने डॉक्टर कहता था कि ये बच्ची नहीं बचेगी किसी सूरत। और जब मैं पैदा हुई तो 22 जनवरी, रात तूफ़ानी, और वो एक ऐसा मौसम था कि जो कभी सोचा ना समझा। आपने कभी सर्दियों में तूफ़ानी बारिश देखी है? नहीं। तो सर्दियों की, जनवरी की एक बहुत ही तूफ़ानी रात में शाम 7 बजे ये बच्चा पैदा हुआ। यानी ना होने वाली चीज़, जो अनहोनी चीज़ें हैं ना, वो हुई जिस दिन मैं पैदा हुई। और मेरी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी अगर आप सुने तो बॉलीवुड की कोई कहानी लगती है, मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ स्टोरी। आपके अब्बू आपको छीन के लेके जा रहे थे? वो लेके जा रहे थे, मतलब वो छीन, उनको अगर हम कहें कि वो अपनी तरफ से वो अपनी बच्ची को लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी वालदा की तरफ से अगर सोचा जाए तो वो छीन कर लेकर जा रहे थे विदाउट कॉन्सेंट। खैर 2 साल गुजरे, मैं 2 साल की हो गई। 2 साल तक मैंने अपने वालिद को पिक्चर में नहीं देखा होता। शहजादी साहिबा को गाड़ी में डाला जाता था, उस वक्त की होंडा सिविक में, LH के 99 ग्रीन कलर की, और रात को नहर के ऊपर चांदनी रात में मिस आयशा चौधरी जो थी उनको सुलाया जाता था, क्योंकि उसको तो नींद नहीं आती थी ना एसी के बगैर, और लोड शेडिंग उस ज़माने में आम थी। लिहाजा इस प्रिंसेस को गाड़ी में डाल के सुलाते थे, और सुला के जब वो सो जाती थी तो उठा के बिस्तर पे डाल दिया जाता था। 2 साल बाद वालदा ने कहा कि अब मेरी बच्ची बड़ी हो रही है,
सो मैं एक चांस इस रिश्ते को दोबारा देना चाहती हूँ। सिंस तलाक वगैरह नहीं हुई हुई थी, सेपरेशन चल रही थी, तो उन्होंने खुद रुजू करने की कोशिश की। सबने मना किया कि इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, मत करो, तुम फिर तकलीफ खाओगी। उससे पहले सारी ज़िंदगी अम्मी खुद कहती थी कि मैंने इस रिश्ते में नहीं जाना, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और ये गलत होगा। इस दफ़ा वालदा ने कहा कि नहीं, ये बच्ची है, इसको इसके बाप की ज़रूरत है, शी नीड्स टू बी विद अ फादर एंड अ फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लो जी, लो एंड बेहोल्ड एक आदमी आता है हमारे ड्राइंग रूम में, बैठता है, पता चलता है ये वालिद है, इसके साथ जाना है। और मैं कह रही हूँ मैं क्यों जाऊँगी भाई, मेरे तो पापा है। मतलब मैं अपने मामू को पापा कहती थी और दूसरे मामू को चाचू कहती थी कि ये लोग जब हैं, मेरा ये कौन है बंदा। तो और वो पिकअप में हमें पिक करने आए, तो मैंने सोचा कि ये तो ड्राइवर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो नहीं दिया गया हुआ था ना कि आपके वालिद कहीं हैं, और वो बिल्कुल अम्मी ने 2 साल की थी, तो 2 साल के बच्चे को आप क्या बताओगे कि तुम्हारे बाबा कहीं हैं और वो क्यों नहीं आ रहे और वो कहाँ हैं। तो ये कहानी नहीं, स्टोरी नहीं दी गई थी, मुझे सिंगल ट्रैक रखा गया था। जब वो मिले तो मुझे था कि ये तो ड्राइवर है। अब वो बैठे, हम बैठे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है और मुझे ये वो बातें हैं जो हल्फन कह सकती हूँ, वालदा ने कभी मुझे किस्से नहीं सुनाए। मेरी वालदा ने वालिद से रिलेटेड, अल्लाह ने मेरी वालदा को गरीक रहमत करे, उन्होंने वालिद से रिलेटेड इतना सा पॉइजन भी मेरी ज़िंदगी में ऐड नहीं किया। मुझे जो याद है वो 2 से 2.5 साल से 3 साढ़े 3 साल की उम्र तक का जो हिस्सा है, जिसमें मुझे वालिद साहब का चेहरा नहीं याद, बट हाँ मुझे उनके जो रवैये थे वो याद है। सो हम बैठे हैं पिकअप में, बुलान में, नीले से रंग की है और गर्मी है और खिड़कियाँ खुली हैं, और वो गियर लगाते हैं, और गियर लगाते हुए उनका हाथ एक दफ़ा वालदा को टच करता है। तो मैं अपनी वालदा की तरफ देखती हूँ कि अब मेरे अंदर ना थोड़ा सा हमेशा से जो था ना, बहुत ये सांप फुनकारते हैं हमेशा से। तो दूसरी दफ़ा होता है, वो फिर गियर लगाते हैं और फिर गलती से हाथ वालदा को, अब अल्लाह जाने गलती से या जो भी वो अफेक्शन शो करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह जानता है, मैं एज अ चाइल्ड उसे नहीं समझ पाई। एंड आई टर्न अराउंड एंड से, अम्मा पीछे जाके बैठे, आपको शर्म नहीं आ रही, आपको ड्राइवर का हाथ लग रहा है। 2 साल का बच्चा जब ये बात करता है तो बाप ये सोचता है कि ये सिखा कर लाई है इसको मुझे बेइज्जत करने के लिए, और वो बेचारी कसम उठा रही है कि ये उल्लू की पट्टी खुद बकवास कर रही है, मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं। वो बेचारी तावीलें देती रही सारी ज़िंदगी कि ये अपने दिमाग की मालिक है, ये अपनी मर्जी से बकवास करती है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन कोई नहीं मानता था उनकी बात। खैर वो पीछे चली गई मेरी बात मान के, मैं आगे प्रधान बन के बैठी रही। तो हर बात में मुझे होता था कि ये मेरे बाबा नहीं हैं, ये ड्राइवर हैं, और हमें, मुझे लगता था कि मुझे सज़ा के तौर पे यहाँ भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा, अब मेरा घर जो था मेरी वालदा की, यानी मेरी नानी का, जिसको मैं अपना घर कहती हूँ, मैं पली बड़ी वहीं, पैदा भी वहीं हुई। तो मेरा घर क्या था, 80 कनाल का एक शहर के बीचों बीच बागों का एक झुरमट था। एक तरफ लीची का बाग था, एक तरफ लुकाट का बाग था, बीच में नहर थी, एक कुआं था और कुएं में उतरने का रास्ता था, एक पुरानी बड़ी हवेली थी, उसके साथ एक ट्यूबवेल था, मतलब, और पीछे बाग ही बाग थे। एक सेब का बाग था, एक आम का था, एक अलीची, और ये लाहौर की बात हो रही है, एक अलीची का था और एक लुकाट का था। कितनी देर आप उधर रही अपने वालिद के घर में? 6 महीने। ठीक है, हार्डली 6 मंथ्स। खत्म हो गया रिश्ता आपके वालिदैन का? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ख़त्म इस तरह हुआ कि हम कराची चले गए अब्बा के साथ, और वो 6 महीने वहाँ पर भी यही लड़ाई रही, तुम ये मेरे साथ सोएगी, नहीं मैं अपनी वालदा के साथ सोऊंगी, अच्छा तुमने इसको सिखाया है कि मेरी बेइज्जती करनी है। तो उनके दरमियान वो जो ट्रस्ट मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए वो नहीं हो सका। कराची 6 महीने गुजरते हैं, ईद आ गई है, और ईद के दौरान हमें वापस भेजा जा रहा है, और मैं धाड़े मार रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी में होता है हमेशा ये कि जब भी कोई इवेंट होता है ना मेरी ज़िंदगी में, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, तो दूधिया रोशनी होती है उस दिन, दूधिया रोशनी होती है। वो एक दूधिया रोशनी वाला दिन था। मेरे वालिद साहब शेव कर रहे थे, पुराने शीशे होते थे ना वो स्टील वाले, उसमें वो कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, और मैं नीचे खड़ी हूँ, और एक अलमारी भरी हुई है मेरे टॉयज़ के साथ, और मैं रो रही हूँ कि मैंने नहीं जाना लाहौर, क्योंकि मैं जाऊँगी और मैं अपने बाबा को कभी नहीं मिलूँगी, ये आखिरी दफ़ा है कि हम मिल रहे हैं। और ऐसी मेरी ज़बान काली है, माजरत के साथ मैं मानती हूँ इस बात को, कि जो मैंने कहा है वो हमेशा हुआ है, कोई माने। आपके दिल में अपने वालिद के लिए थोड़ी 6 महीने के अंदर अम्मा ने, बाप ने, जैसे भी करके ना, वो अंदर मुझे, देखिए एक बच्चा किस चीज़ का भूखा होता है, प्यार का और ओनरशिप का। एक बाप जो 2 साल पहले ज़िंदगी में था ही नहीं, वो 6 महीने में आया, उसके साथ हम एक नई जगह आ गए, कराची,
कराची रहे हम 6 महीने। वहाँ पर एक अलग ज़िंदगी थी पर इंटरेस्टिंग थी। बाबा थे इस वाली कहानी में, क्योंकि वहाँ कज़िन्स के बाबा थे, लेकिन वो शेयर करने पड़े थे वो शेयर करने पड़े थे, और वो मेरे बाबा तो नहीं थे ना। वो मुझे मतलब मेरे ऊपर तरस खा के ज़रूर चीज़ें कर रहे थे। मामू थे, ज़ाहिर है प्यार तो करते होंगे, लेकिन अपनी बेटी की तरह तो नहीं कर सकते उनसे ये एक्सपेक्ट करना। लेकिन एज अ चाइल्ड मुझे होता था कि मेरा भी राइट है इनके ऊपर, तो ये मुझसे उस तरह प्यार क्यों नहीं करते। सो द थिंग इज कि एक बच्चा जिसको डिप्रीविएशन का ये लेवल था, जब उसे थोड़ा सा भी ओनरशिप मिली, वो उसके साथ अटैच हो गया। हम ट्रेन पे बैठे, हमें ट्रेन पे भेजा गया। वो ट्रेन का रास्ता मुझे आज भी याद है। अम्मा सो गई, खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। ईद से पहले नॉर्मली ट्रेन जो थी वो बहुत भरी होती थी, और 24 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा दिन पूरी रात नहीं सोई। मैं रोते 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 लाहौर पहुंची, और विद इन अ वीक हम नानी अम्मा के घर गए। और मुझे याद है अम्मा रिक्शे में बैठी हुई थी। अब अगेन इतने बड़े ख़ानदान के हम रिक्शे में बैठे हुए थे, और अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा अब हम वापस नहीं जाएंगे। एंड वो 2.5-3 साल की मोमी या आयशा जहाँ ज़ेब, वो ये हिम्मत करके भी नहीं पूछ सकी कि अब क्यों नहीं जाएंगे हम। लेकिन उसका जो दिल में खौफ था कि जो मैंने कहा था वो सच हो गया। अब हम बाबा से कभी नहीं मिलेंगे। फिर केसेस चले, फिर होता था वकील के घर जा रहे हैं, बाबा का वेट कर रहे हैं, त्याशा रोक के जाना, आज मुलाकात होगी। कभी नहीं आए। अल्लाह जाने किसने नहीं बुलाया, पता नहीं, आई डोंट नो। देखिए उस टाइम पे किसकी गलती थी? बाप को नहीं बताया, या माँ को नहीं पता चला, भाइयों ने कुछ कर दिया, आई डोंट नो। ये कॉन्स्पिरेसीज हैं। वो कभी मुलाकात नहीं अपने वालिद से? नहीं हुई। अच्छा। हुई, लेकिन बहुत बाद में। उसके बाद शादी आई मेरी, मर्ज़ी की शादी थी, लव मैरिज थी जहाँ ज़ेब के साथ। बचपन की मोहब्बत, लव एट, वी ग्रू अप टू लव ईच अदर। बड़ा ही हम कपल थे एक पूरा, वो सैफ अली खान जैसा लगता था मुझे। लोग करीना से मिलाते थे उस ज़माने में, तो हम लोगों का जो एक वो था ना कपल, उसको बहुत आइडियलाइज़ किया जाता था कि ओ माय गॉड। और फिर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, वो राजपूत हम अराई, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे बचपन से, साथ पले बड़े। लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि ये वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं? बच्चे थे ना हम। वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फ़र्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। अच्छा। शादी तो आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज़ इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी, और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ अब भी? मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है। वो ज़मीन के मनो मिट्टी के नीचे है। मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और वो बच्चे आज दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि अगर कोई इंसान आपको मिलता है तो वो या दरवाज़ा है या दीवार है। आप दीवार से लग जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। आप कितने साल की थीं जब आपके फर्स्ट हस्बैंड जहांज़ेब की डेथ हुई थी? एग्जैक्टली नहीं याद, बट 27 या 30 आई थिंक, आई डोंट। अच्छा आयशा, आपके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद आप अपने इन लॉज के घर ही रही थीं, आप वापस नहीं आई थीं, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जब जहाँ से आपको कैंसर डायग्नोज हो गया और 4th स्टेज एडवांस था, मुझे नहीं बताया गया कि उसे 4th स्टेज एडवांस है। मैं कभी नहीं जाती थी उसके चेकअप्स में। एक दिन डॉक्टर ज़ेबा होती हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इन, अब पता नहीं है या नहीं, हमीद लतीफ़ में उस ज़माने में हुआ करती थी। और उन्होंने कहा इसकी बीवी को बुलाओ, इसकी तलाक हुई रही है। कहा नहीं। जब मुझे बुलाया गया, मैंने कहा ये कब ठीक होंगे? उन्होंने कहा बेटा तुम किस सोच में हो, ये ठीक नहीं होगा। जो दिन गुजर रहा है उसे गनीमत जानो। ही इज़ ऑन, ये अल्लाह की तरफ से एक तुम्हें बोनस है जो ज़िंदगी है उसकी। सो मैंने अपने वालिद को कांटेक्ट किया। जब वो अंदर रिजेंटमेंट होती है ना, शादी के बाद मैंने उनसे बहुत बहुत दफ़ा बात की फ़ोन पे, बहुत दफ़ा कहा कि आपकी वजह से मैंने गलत बंदा चूज़ किया अपने लिए, क्योंकि मुझे पहला आदमी जो मिला ना, मैंने उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश की। मैंने ये नहीं सोचा, एग्जैक्टली मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। मैंने
आई ट्रस्टेड माई गट और आई वॉज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मैं उन पे ब्लेम करती थी कि आप क्योंकि मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, आपने मुझे छोड़ा और ऐसा छोड़ा। आप देखो, बीवी को तो छोड़ दिया जाता है, तो औलाद को भी छोड़ देते हैं आप। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना, तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा, हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज़ पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है, और औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो जब जहाँसेब की डेथ से 1-2 महीने पहले मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया। मैंने कहा जहाँसेब आपसे मिलना चाहता है, आप एक दफ़ा उससे मिल लें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, एंड आई कोट, कि देखो सारी ज़िंदगी तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, तो अब तुम एक खाना रखो अपने ससुराल में, तुम्हारे ससुराल को पता चले कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपके वहाँ पे हस्बैंड उस तरफ कीमोथेरेपी चल रही है और वालिद साहब ये फरमा रहे हैं कि तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, लिहाजा अब तुम मुझे ओन करो अपने इन लॉज में, और उन्हें बताओ कि तुम्हारे 7-8 और बहन भाई हैं और मैं तुम्हारा वालिद हूँ और तुम्हारी अम्मी हैं, और जो है इन सबको तुम ओन करो, खाना हो, खाने के ऊपर मैं जहाँसेब से मिल लूँगा। कहा बात यह है कि इस वक्त वो उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त ससुराल में ये नहीं कह सकती कि मेरे बाप को ओन किया जाए, उनका खाना रखा जाए, हम फूड़ी पे बैठे हुए हैं, ही इज़ अबाउट टू डाई। आप ये ज़िंदगी में रोएंगे इस दिन को, आप जहाँसेब की शक्ल नहीं देख सकेंगे। वो आपसे मिलना चाहता है, एक मरते हुए आदमी की ख्वाहिश समझ के इसे पूरा कर लें। वैसे आपके हस्बैंड आपके अब्बू से क्यों मिलना चाहते थे? वो शायद उनको लगता था कि वो मुझे एज ए जिम्मेदारी मेरे फादर पे सौंपते हैं। ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि वालिद साहब ने कर दिया इनकार, बड़े पोलाइटली। मैं इसको इनकार ही समझती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप सारी ज़िंदगी इस चीज़ को तरसेंगे क्योंकि आप उसकी शक्ल नहीं देख सकेंगे। और फिर मेरी वही काली ज़बान, हाँ जहाँसेब की डेथ होती है, हम उसे लाते हैं हॉस्पिटल से, नहलाते हैं। बच्चे मेरी इन लॉज के कहने के मतलब मना करने के बावजूद मैं बच्चों को उन एक फ़ाइनल गुड बाय करवाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 6 साल का बेटा, 4 साल की बेटी और 2 साल की बेटी। बच्चे बहुत छोटे थे। मुझे था कि कल को ये बच्चे जब मुझसे पूछेंगे कि हमारा बाप कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि किधर गया। मैं लाख तावीलें दे दूं कि वो चला गया अल्लाह के पास। उन्होंने जब डेड बॉडी नहीं देखी होगी तो उन्हें सब्र नहीं आएगा। और उस ख़ानदान में एक ऐसा प्रेसिडेंट था, उन्होंने जहाँसेब के मामू को कैंसर हुआ बहुत यंग एज में, उनकी 2 बेटियां थी। उन्होंने बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई, और जब बच्चियों को बाप की शक्ल नहीं दिखाई, उनसे झूठ बोला गया कि तुम्हारा बाप दुबई चला गया है। जब छोटे होते हैं हम बच्चे तो उनके दिमागों में सवाल नहीं होते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जहन में ये सवाल उभरते हैं कि हमारे बाप ने हमें छोड़कर दुबई चला गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो फेक कॉल्स कराते थे किसी से कि अच्छा ये देखो तुम्हारे बाबा की कॉल। तो वो चीज़ें, वो बच्चों में महरूमी देख देख के ना आंखों में सख्ताई, पथराई हुई आंखें। और अपना बचपन भी मुझे याद था कि मैंने अपने बाप के इंतज़ार में वकीलों के घरों में बैठकर कई घंटे गुजारे थे। तो वो जो आस होती है और दरवाज़ा नहीं खुलता और कोई नहीं आता, खैर तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया, लेकिन इस महरूमी के साथ नहीं जिया जाता कि एक बाप चला गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने ओन नहीं किया। सो जहाँसेब की डेड बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहाँसेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर सो आई मेट हिम देन। और गिले शिकवे अपनी जगह, जब मैंने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए माफ़ी मांगी जहाँसेब से और बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसको माफ़ कर दिया कि एज एन इंसान जब हम जिंदा होते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं अपना आप जताने की और अपनी चीज़ को राइट कहने की, लेकिन दूसरे की शायद उस तरह से नहीं सुन रहे होते, उसकी नहीं समझ रहे होते।
या शायद दूसरा आपको समझा नहीं पा रहा होता। तो वो सब कहना सुनना जो था वो डेड बॉडी के साथ जब हो गया, उससे पहले भी हो गया हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे उसे माफ़ करना था, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे लेट गो करना था कि उसको आगे दूसरे मामलात भी देखने हैं। अब तो वो मैंने अपने लिए भी किया और उसके लिए भी किया। फिर उसके बिहाफ पे मैंने बहुत सारे लोगों से माफ़ियाँ भी मांगी कि ज़ाहिर है वो तो उस तरह से नहीं मांग सका, उसको वक्त नहीं दिया ज़िंदगी में। 33 साल का या 30 साल के आदमी के लिए मौत जब एकदम से आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें, वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, लोगों से क्या मांगनी थी उसने। और फिर इंसान जब इस तरह से होता है ना तो उस तरह सोच भी नहीं पाता। तो खैर एनीवेज बहुत सारे लोगों से माफ़ियाँ मांगनी थी, तो मैंने अपने वालिद को ये सोच के पिछली पूरी ज़िंदगी के लिए माफ़ कर दिया कि यार अगर मैं एक इंसान के जाने के बाद उसको माफ़ कर रही हूँ तो मैं ये जो ज़िंदा है इसको माफ़ कर सकती हूँ। मैंने इतने अपने अपने हाथों से गवाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने मेरी मतलब जब बहुत छोटी थी ना, 15-16 साल की, तो इवन 13 की, पहले मेरी एक खाला की कैंसर से डेथ हुई। फिर मेरी बहुत फेवरेट खाला जिनके साथ उनको मैं अपनी मतलब माँ का दर्जा देती थी, उनकी कैंसर से डेथ हुई। उसके बाद मेरे मामू का मर्डर मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरे दूसरे मामू जो काफ़ी अरसा तक ज़िंदा रहे, उनको गोलियां हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने मारी गई। डकैती मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी हुई है, मतलब एज ए चाइल्ड 14-15 साल के बच्चे की। और फिर मैंने अपनी माँ को देखा हुआ है कि वो कैसे शनाख्त परेडों में जाती थी और अकेली औरत, वो एक अकेली, और उनके पीछे में हम कैसे उन गुंडों को हम देखते थे कि वो कैसे लोग लश्करे XYZ का हिस्सा बन गए फ़ौरन कातिल, और वो उनको जहाद पे भेज दिया गया। मतलब ये सब कहानी नहीं है, ये सब सच है जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है। एंड आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ। मैंने मेरे मामू की डेड बॉडी मेरे हाथ में थी जब उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। यहाँ चाकू लगे हुए थे, खून रिस रहा था। ये मैंने अब एज अ चाइल्ड, 14-15 साल की कोई उम्र नहीं होती, आप उसमें ये सब नहीं देख सकते, बट आपने ये सब मैंने ये सब देखा है। मैंने अपनी नानी के साथ, वो कोमा में चली गई अपने दोनों बेटों की, उसके बाद एक उनको लगा कि मेरा बेटा दूसरा भी फौत हो गया। मेंटली वो इस जगह पे चली गई हुई थी कि उनको लगा कि ये कभी वापस नहीं आएगा। जिसको गोलियां लगी वो सर्वाइव कर गए। उनको 3 गोलियां लगी थी, एक यहाँ से लगी पूरे दिल के शरेआन के साथ साथ गुजरती हुई, यहाँ से आगे से पेट फाड़ के निकल गई। तो पेट की जो मैश होती है ना वो फट गई, डैमेज हो गई। सो उनका सारा पेट जो था वो आगे एक लटके हुए सैक की तरह था। उसके बाद सारी ज़िंदगी तो ऑपरेशन होते रहे और वो चलता रहा सिलसिला उनका। पर नानी के हिसाब से वो फौत हो गए थे, वो पास्ट में चली गई। नानी की डेथ हो गई, उनके साथ कोमा में मैं तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रही, दिन रात, क्योंकि मामू को अम्मी संभालती थी और नानी को मैं संभालती थी एज अ चाइल्ड। तो जो आप सोच सकते हैं ना ज़िंदगी में कि पॉसिबल ट्रॉमा है, वो मैंने देखा है। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा वालिद को तो माफ़ कर ही देना चाहिए मेरे ख्याल में, तो मैंने कर दिया। उसके बाद कहानी का दूसरा चैप्टर खुलता है, बॉलीवुड की एक और कहानी, एक औरत जिसके 3 बच्चे। मेरी वालदा ने मुझे क्यों मना किया आने से, जब 40वां गुजर गया तो अम्मी ने मुझे कहा कि देखो तुम जवान हो, तुम्हारे बच्चे हैं, और तुम्हें ना, तुम्हारी एक ये जो बबली पर्सनालिटी है हमेशा से थी, स्ट्रॉन्ग हेडेड, अपना ओपिनियन वॉइस करने वाली। आई वुड नॉट, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ कभी भी। मतलब एक अंदर मेरे एक डरा हुआ बच्चा ज़रूर है, लेकिन ज़बान मेरी जो थी वो कभी नहीं डरती थी सच बोलने से। और सच मैंने हमेशा बोला है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, विसल ब्लोअर की तरह। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे, तुम्हारा जेठ भी हैं, 2 जवान हैं, वो भी, तुम्हारा ससुर भी है, बेटा कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम नहीं संभाल पाएंगे, तुम हमारे साथ चलो, तुम बकलौती हो, तुम्हारा यहाँ पे अब कोई वो रिश्ता वास्ता नहीं है। आई वॉज लाइक नहीं, मैं जो हूँ मैं इनके साथ रहूँगी, इनका बेटा चला गया, मेरा डिसीजन था। अब सुनिए, मेरा डिसीजन था कि मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगी, मेरे बच्चों से बाप छिना है, मैं उनके दादा दादी, उसके ताया ताई, वो रिश्ते उनसे नहीं छीन सकती अम्मा। तो मैंने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी है, मैं इन बच्चों को अकेले नहीं गुजारने दूँगी। यहाँ उन्हें लगेगा कि यहाँ हमारा बाप बैठता था, यहाँ सोता था, वो उसके साए को, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकेंगे, लिहाजा मैं इनके साथ ही रहूँगी। 1 साल गुजरा, लोग जाते हैं तो रवैये बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल गए। एक दिन मैं
घर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैंने अगर पढ़ाना है, तदरीस करनी है, तो मैंने उस वक्त भी मैं HSN में पहले काम करती थी जहांज़ेब की ज़िंदगी में, और जब ये सब रैप अप हुआ तो वो चले गए इस दुनिया से। उसके बाद दोबारा मैंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा अगर पढ़ाना है तो डबल मास्टर्स से तो कुछ नहीं होगा, आई हैव टू डू समथिंग। तो उस वक्त MPhil आ गया हुआ था कि आप MPhil कर लें। तो मैंने इजाज़त ली घर वालों से, हालांकि बनती नहीं थी, फिर भी मैंने इजाज़त मांगी और मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ दोबारा, मैं आप लोगों पे बर्डन नहीं बनूंगी, मैं खुद अपना कर लूँगी, तो मुझे इजाज़त चाहिए पढ़ने की। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू कर दिया, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में, जो मेरा अपना अल्मा मैटर भी था। एक दिन मैं वापस आती हूँ तो ऐसी गुफ्तगू हो रही थी घर में जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। मैं उसके डिटेल में नहीं जा सकती फॉर पर्सनल रीजंस। वो गुफ्तगू सुन के मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, और मैं बार बार वहाँ मंडला रही थी कि कोई मुझे कहेगा कि ये हमसे गलती हो गई है इस बारे में ना, लेकिन नहीं हुई। बार बार मैं जाती थी, लाउंज का चक्कर लगाती थी कि शायद कोई माजरत कर ले, शायद कोई कह दे कि अच्छा ये गलत कॉन्वर्सेशन हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं हुई। मैं ऊपर गई और मैंने सोचा कि मम्मी बच्चे हैं ना, आप उनको एक झूठ बार बार सुनाओगे तो क्या होगा, वो यकीन कर लेंगे। दुनिया का ये असूल है, आप एक झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो सच हो जाए, ये दुनिया का असूल है। तो बच्चों के दिमाग तो कच्ची मिट्टी होती है, बच्चों के सामने इतना झूठ बोला जाएगा तो वो इवेंचुअली क्या करेंगे, वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ रियलिटी। तो मैंने सोचा मम्मी, आई वॉज एक्चुअली कॉन्वर्सेटिंग विद माई सेल्फ कि मम्मी तुमने फैसला ये करना है कि इन बच्चों को आसाइश की ज़िंदगी देनी है, या तुमने इन बच्चों को इंसान का बच्चा बनाना है, झूठ से, धोखे से, फरेब से दूर। एक गाड़ी में एक रज़ाई, एक बिस्तर और एक पोटली कपड़ों की डाली। अगले दिन हम स्कूल गए, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, 25,000 रुपये की नौकरी थी मेरे पास, दैट्स इट। कोई प्लान नहीं था। बेटा मेरा HSN जाता था, ठीक है। कोई प्लान नहीं था मेरे पास। पर मैं वो कपड़े और वो रज़ाई और वो बच्चे लेकर अम्मा की तरफ चली गई। मैंने कहा अम्मा मैंने वापस नहीं जाना। अम्मा ने कहा अब तुम क्यों आई हो, जब मैंने तुम्हें साल पहले कहा था अब तुम बैठो वहाँ, लो अपने बच्चों का राइट। तुम जो मुझे कहती थी कि मैं बच्चों का राइट है यहाँ पे, ये दादा दादी सपोर्ट करेंगे, सब कुछ होगा। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा अम्मा आप मुझे यहाँ से निकाल दें। मैंने उनसे कहा कि अम्मा बस ये समझ लें कि मेरी इज्जत का मामला है, मैं सड़क पे रह लूँगी, एक कमरे में छपड़े में सो लूँगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी किसी सूरत में। फिर वही हुआ जो होता है, औरत की किरदार पे सबसे पहले उंगली उठाई जाती है। ये आज़ादी चाहती है, ये शादी करना चाहती है, ये चाहती है। जिस जिसका बस चला उस सब ने कहा कि ये आज़ादी मांगती है, इसको दुनिया से मुबर्रा होना चाहती। औरत आज़ादी नहीं मांगती, औरत अपने बच्चों के लिए रोटी मांगती है, औरत अपने बच्चों के लिए शेल्टर मांगती है, औरत अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी मांगती है। किस्मत अच्छी थी मेरी, MPhil कंप्लीट हुआ, मैंने HSN में अप्लाई किया। शमीम खान थे उस वक्त, मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा सर मेरे इस तरह मैं एक विडो हूँ और यूँ इस तरह जकड़ी हुई हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप मुझे रिबेट दे दें, फ़ी में रिबेट दे दें। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको रिबेट नहीं दे सकता, नौकरी दे सकता हूँ। ठीक है। तो 25,000 की नौकरी में की जगह मुझे 80,000 की नौकरी मिल गई। और उस वक्त 2013 की बात करें, 2013 में 80,000 बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए, उस औरत के लिए जिसके पास कुछ नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी। और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हें फ्लैट भी दे दूंगा यहाँ पे, तो तुम अपने बच्चे लेके यहाँ आ जाना। तो वो जो एक फीलिंग थी ना कि यार मैं रुल जाऊंगी बच्चों के साथ। अच्छा आयशा, आपको आपकी अम्मी से कोई शिकायत हो, उन्होंने आपको वापस नहीं आने दिया, कोई दिल के अंदर कोई खलिश रह गई हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको उसकी रीज़न देती हूँ। अल्लाह गनी की रहमत करे मेरे मामू को, शादी के 1 साल बाद जब मुझे पता लग गया था कि कहीं और सीन चल रहा है, मैंने अपने मामू को बताया, अम्मी को नहीं बताया, मामू को बताया कि ये हो रहा है। आप बिलीव करेंगी उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा मम्मी पाकिस्तान में हर औरत के साथ ये हो रहा है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम अपना घर ख़त्म करके तो चली जाओगी, तुम कहीं और भी जाओगी, किसी और जगह भी शादी करोगी तो यही सब होना है। ये जो लोग तुम्हें खुश नज़र आते हैं ना, ये खुश नहीं है। इनके सबकी ज़िंदगियों में ऐसे क्लॉजेट्स हैं और ऐसे स्केलेटन्स हैं। तुम्हें सिर्फ पता चल गया बहुत जल्दी, तो तुम बस बर्दाश्त करो। ये सब कुछ आपको जब पता चला तो आपने अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट किया था? उस दुनिया में नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत रोना धोना मचाया, बहुत
कन्फ्रंट किया, बड़ी मिन्नतें की, ये तक कहा कि अच्छा यार अगर कुछ करना ही है तो तुम शादी कर लो, दूसरी हलाल कर लो, इस तरह मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ गुनाहगार हो रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमारा उस वक्त एक ही बेटा था, कोई बात नहीं, हमें से एक बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार ली, बट नहीं हो सका वो। ही थॉट कि शायद मैं उसको मलाइन कर रही हूँ। बिलीवेबिलिटी नहीं होती ना हमारे मर्दों में, ये कोई यकीन नहीं होता कि ये जो कह रही है, बकवास कर रही है कि अगर कर लो दूसरी शादी तो कर लो, उसे टेस्ट तो कर लो एक दफ़ा। अच्छा आयशा, एक पर्सनल सवाल है कि आपको पता चल चुका था कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर चीट कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी उस इंसान के साथ, आपके 2 और बच्चे हैं। ये झोलियाँ उठा के मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की, सेकंड वाली। लोग कहते थे कि अच्छा ये सब इसलिए करता है कि उसकी बेटी नहीं है, तो तुम बेटी की दुआ करो। तो आपने सोचा था कि अगर बेटी हो जाएगी तो वो शख्स चेंज हो जाएगा। मुझे था कि बेटी को देख के तो मर्द का दिल पिघल जाता है कि वो जुल्म नहीं करेगा किसी और के साथ, कि वो ये सोचेगा कि कल को इसके सामने ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। मैं तो दुआ देती हूँ कि अल्लाह में किसी की बेटी के साथ भी कोई बुरा सलूक ना हो, लेकिन औलाद और पैदा करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो अगर वो रास्ता भटक गया है तो शायद बेटी की वजह से, और मैंने दुआएं झोलियाँ उठा उठा के नमाजों में बेटी मांगी कि मुझे बेटी दे दे मेरे रब, बस उसको बहुत मोहब्बत थी बेटी के साथ, बट चेंज आते आते बहुत देर हो गई हुई थी, अल्लाह मैंने उनका वक्त पूरा कर दिया था। स्ट्रगल का नया चैप्टर शुरू हो गया, इल्ज़ामात, ये देखो इसको नौकरी मिली है HSN में, ये जिम खाना बैठती है रोज़ शाम को, ये रोज़ शाम को मशरूब मशरक पीती है, सॉरी मशरूब मगरब पीती है लोगों के साथ, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसने ये नौकरी ली है, क्योंकि औरत मेरिट पे कोई काम कर नहीं सकती ना इस मुल्क में, उसे तो कोई और ही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। ये एक ब्लेम है औरत के ऊपर कि क्योंकि अगर उसको मिल गई है नौकरी, मेरिट पे मिल गई है, और वो बोल रही है कि उसे मेरिट पे मिली है, तो उसे मेरिट पे नहीं मिली, उसने कोई और रास्ता इख्तियार किया। किसी भी सक्सेसफुल औरत को, डायना की एक इतनी खूबसूरत बात है कि सक्सेसफुल औरत जो नज़र आ रही है ना, वो सिर्फ सक्सेस नहीं है, उसके पीछे जो कहानी है वो भयानक है। अच्छा, आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप में दूसरी शादी की हिम्मत कैसे हुई? आपके वालिद ने आपको छोड़ दिया, आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने आपके ऊपर चीट किया, कैसे आप में इतनी हिम्मत आई कि एक मर्तबा फिर से एक और मर्द को टेस्ट किया जाए? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एक तो अम्मी मेरा बहुत, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं एज में आगे चलती गई और मेरे अपने बच्चे बड़े होते गए, तो मुझे अम्मी की तरफ ना और ज़्यादा इज्जत, मैं इकलौती थी और मेरी खातिर उन्होंने शादी नहीं की ज़िंदगी में, शी डिडंट गेट मैरिड। और मुझे याद है मैं 3-4 साल की होती थी, अम्मी को कहती थी अम्मा तैयार हुआ करें, लिपस्टिक लगाया करें, मुझे स्कूल लेने आया करें, खुद ड्राइव किया करें, और अम्मी कहती थी तुम्हें कौन सिखाता है ये बातें। अब उनको नहीं पता था कि अच्छा ये मैं आज से नहीं हूँ ऐसी, ये खमीर ही कुछ ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ बचपन से ही ऐसी। विमेन एम्पावरमेंट तब लफ्ज़ भी नहीं पता था मुझे, लेकिन मैं अपनी वालदा को कहती थी कि अम्मा लिपस्टिक लगाया करें, ये रोने धोने वाली शक्ल लेके दुनिया को ना दिखाया करें कि आप दुखी हैं, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे अल्फाज हैं मेरी वालदा को, एंड शी यूज्ड टू से तुम्हें ये बातें कौन सिखाता है। और मैं किसी से बात नहीं करती थी बचपन में, घर में और बाहर आई वॉज म्यूट। मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स था ना कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, या मेरा कोई। और कॉलेज में आप यकीन करें कि कनेड में मेरा एडमिशन हुआ, हम लोग अवार्ड देते हैं कनेड में ना, गोल्ड मेडल देते हैं, आज भी देते हैं, मेरी फैमिली देती है अंगूरी। मैं पिछले कुछ 10 साल से उस लेगेसी को चला रही हूँ। तो जब कनेड में मेरा एडमिशन हुआ तो उस दिन एक बड़ा फेमस वहाँ बोर्ड का दरख्त है, उसके नीचे बैठकर मोहतरमा आयशा जहांजेब ने मोहतरमा आयशा जहांजेब को समझाया कि बेटा इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरनी, यू विल हैव टू स्पीक टू पीपल, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उन पे भरोसा करना पड़ेगा। ये जो कन्फाउंड ककून के अंदर ज़िंदगी है ना, इसमें तुम मर जाओगी। ये अल्फाज मेरे अपने आप को थे। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई इस चैटर बॉक्स की, जो अब आपके सामने है। हर स्टेप पे अपने आप को कुछ नया सबक सिखाया कि बेटा, और यकीन करें ज़िंदगी का उसूल भी यही है कि आप खुद ही सबक सिखा सकते हैं। किसी का सबक आपको ना समझ में आता है ना आप सीखना चाहते हैं, ये हकीकत है। पत्थर चाट के ही आपको मछली को पता चलता है कि ओहो मैं तो एंड पे आ गई हूँ, अब मुझे वापस जाना है, या मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट चल रही थी। बात ये है कि इसी तरह का एक सबक, जब HSN में नौकरी हो गई, मैं बिल्कुल अकेली थी, बारिश हो रही थी सर्दियों में, अनयूजुअल मेहरान थी मेरे पास, और अक्सर उसका टायर बर्स्ट हो जाया करता था, हर जगह पे उसका टायर फट जाया करता था।
उसका टायर पंक्चर हो गया, मैं बैठी हूँ गाड़ी में और बारिश बाहर हो रही है धुआंधार, और अंदर भी बारिश हो रही है धुआंधार, और मैं रो रही हूँ और मैं अल्लाह से कह रही हूँ, अल्लाह मियाँ, मैं लोगों को और कपल्स को देखती हूँ, उनकी खुशियाँ देखती हूँ, मेरे अंदर जलन पैदा होती है। अल्लाह मियाँ, मैं तो इस तरह बिटर हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा, या अल्लाह मैं मुझे बचा ले, मैं कड़वाहट नहीं चाहती। क्योंकि उन्हीं दिनों में कॉन्वेंट में मेरी कॉलीग थी, उनके हस्बैंड की भी इसी तरह डेथ हुई और उनके 2-3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियाँ, सेम सिचुएशन, ठीक है। वो भी अपने बच्चे खुद पाल रही थी। वो सफ़ेद दुपट्टा लेके आती थी और वो हर वक्त ऐसे बहुत दुखी और अफसरदा रहती थी और बात नहीं करती थी किसी से। वो अंदर ही अंदर नज़र आता था कि वो घुल रही हैं, और वो शी वॉज़ वेरी बिकमिंग बिटर। तो उन्हें देख देख के मुझे लगता था कि यार मम्मी तेरा फ्यूचर भी यही है, तेरा भी यही होनी है, तूने भी यूं ही बन जाना है। तो उस दिन रात को रो रो के मैंने अपने रब से कहा कि या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं बिटर नहीं होना चाहती, मैं कड़वाहट अपनी ज़िंदगी और ज़बान पे नहीं लाना चाहती, मुझे बचा ले। और रब ने मुझे एक अता दी कि जब भी मैं किसी खूबसूरत और अच्छे खुश कपल को देखती थी, उनके लिए दुआ करती थी कि अल्लाह ये लोग एक दूसरे की साथ को हमेशा एंजॉय करें, अल्लाह मियाँ इनके बच्चे इनकी मोहब्बत को हमेशा सलामत रखें, इनकी मोहब्बत इनके बच्चों में ट्रांसफ़र। उसने मुझे दोबारा ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करने का एक हौसला दे दिया। वालदा को कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस की पेशेंट थी, एंजाइना पेशेंट थी, डायबिटिक थी। उसके बाद उन्हें कैंसर हो गया और कैंसर ने उनको सर से लेकर पाँव तक अपनी जकड़ में ले लिया। उससे पहले मैं अपने हस्बैंड से मिल चुकी थी, हारिस से। बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी, जहाँ ज़ेब की मुँह बोली बहन और हारिस की मुँह बोली बहन एक थी। और मैंने जब बताया ना कि दादा दादी का हाथ सर से उठा तो बच्चे बहुत डिप्रेस हो गए। हमें बड़े घर से आना पड़ा और एक छोटे घर में फ्लैट में रहना पड़ा। तो उस बच्चे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं बच्चों को ना बाहर लेके अब पैसे नहीं थे मेरे पास तब भी, ज़ीरो, सिंगल मदर थी, फीस दे रही थी और ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, और बस यही मेरी सुबह 6 बजे ड्यूटी पे होते थे। एचएसएन उस वक्त 6 बजे सुबह असेंबली करता होता था। अब होता है कि अब 6 बजे असेंबली नहीं होती, लेकिन अब 7 बजे होती है। लेकिन उस टाइम पे 6 बजे का मतलब है 5 o'clock यू लीव द हाउस। छोटी बच्चियाँ थी, उनको छोड़ना लेना दूसरी कज़न्स की जिम्मेदारी बन गया। सबसे मदद मांगी कि अच्छा एज अ फैमिली मदद करते, और सबने की भी। लेकिन बड़ा ही स्ट्रगल का टाइम था। सुबह 6 बजे ड्यूटी से लेकर मतलब ये करके पढ़ाना, पढ़ाकर फास्ट चले जाना, फास्ट में लेक्चर्स देने, वहाँ लेक्चर देने के बाद ट्यूशन पढ़ानी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ानी। बच्चे भी बीच में छोटे छोटे बच्चे चिकर पिकर, क्लास 5 में बेटा, और छोटे छोटे उनके छोटे छोटे मसाइल, उनके डेली बेसिस के, कभी उनको कोई मसला है, कभी अम्मी को मैं ले आई घर अपने साथ। क्योंकि हुआ ये कि जब अम्मी ने मुझे भेज दिया और एक दफ़ा तू मैंने अम्मी से कहा कि अम्मा आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, आपकी इतनी बड़ी इनहेरिटेंस है, उसमें से मुझे एक हिस्सा मार्क करके घर पे दे दें, मेरी छत अपनी हो जाएगी, मैं सारी ज़िंदगी के लिए सिक्योर हो जाऊंगी। अम्मी को पता नहीं क्या मामू ने कान में भर दिया कि ये जायदाद लेके पता नहीं क्या करना चाहती है। वो पंजाबी कल्चर, भाई बहनों को नहीं देते ना ज़मीन, नहीं दी उन्होंने। मैं रोती पिटती रही, नहीं दिया उन्होंने। इवेंचुअली अम्मा को क्या हुआ, अम्मा को रिलैप्स हो गया उसका हेपेटाइटिस का, और मामू नहीं जज कर पाए, तो शी लॉस्ट हर, वो जितना उनकी मेमोरी लॉस हो गया, जैसे नमकियात की कमी होने की वजह से आप बॉडी छोड़ जाते हैं, कि वो एक दिन बेहोश माँ को मेरी को लेके एचएसएन आए कि ये बेहोश हो गई है। आई सेड मामू चाचू ये हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, वो मेरे पास लेकर आए। मैंने उनको उठाया, गाड़ी में बड़ी मुश्किल डाला और उठाकर हॉस्पिटल जमा कराया, तो पता चला कि उनकी बॉडी से सारे नमकियात जा चुके हैं। ड्रिप्स लगी, 2 दिन हॉस्पिटल में रही, उसके बाद अम्मा मेरी स्टेबल हो गई। उसके बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब एचएसएन से कहीं नहीं जाएंगी, मेरे पास रहेंगी। सो वो मेरे पास रही, मेरे पास ही फिर उनका कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, मेरे पास ही सब कुछ हुआ। उसके बाद ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने खबरनाक में के लिए एक दफ़ा नहीं ऑडिशन किया था, 2 दफ़ा किया था। 1 साल पहले जब गई तो मेरा वेट ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा नहीं हम इतने वेट के साथ आपको नहीं ले सकते। अगले साल मेरा वेट कम हो चुका हुआ था, मुगीरा ने कहा कि अब आपने वज़न बहुत कम कर लिया, अब आप दोबारा आए। तो जब गई तो उन्होंने फ़ौरन ही सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ से फिर अम्मा ने कहा नहीं ये मीडिया पे नहीं जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी,
उस वक्त फिर मेरे हस्बैंड हारिस ने ही स्टैंड लिया कि नहीं, मेरा वादा ये नहीं ख़राब होगी। अच्छा, अब जो आपके हस्बैंड हैं हारिस, उनके साथ लाइफ कैसी है? जो आपकी पुरानी तल्ख मेमोरीज हैं उनको आप भूल गई हैं? तल्ख हकीकतें होती हैं, वो कभी आपकी जान तो नहीं छोड़ती, वो याद रहती हैं, वो ख्वाबों में भी आती हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा हो। देखिए मैंने आपसे भी कहा कि ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपके साथ रहता है, वो जा नहीं सकता। आप वंस यू लव समबडी यू कैन नॉट अनलव। हम मोहब्बत करने के तो बहुत सारे तरीके दिखाते हैं, कभी किसी ने ये सिखाया कि मोहब्बत से निकला कैसे जाता है, हाउ टू अनलव समवन, नहीं सिखाते ना। आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इतना इन्वेस्ट कर देते हैं एक इंसान में, उसमें से निकलना कैसे है? जिंदगी अगर उसको ले जाए आपसे या वो किसी और तरफ चला जाए तो आपने जीना कैसे है उसके बाद? ये हम नहीं सिखाते। और इन कॉन्वर्सेशंस के ऊपर, इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं होती। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि इंसान, देखिए पैसे की इन्वेस्टमेंट, जायदाद की इन्वेस्टमेंट, जो ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है ना, वक्त की इन्वेस्टमेंट है, जो आपके इमोशंस की इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट, रिन्यूमरेशन नहीं है, वो पैसे में नहीं तोली जा सकती। जो भरोसा है, जो आपका एक ये है कि ये दीवार है मेरी, जब आप पीछे मुड़ के देखें और दीवार ना हो, जिसको आप दीवार बनाकर आते हैं एक नए घर में और पीछे से वो दीवार ही हट जाए, वो किसी और जगह खड़ी है, तो आपकी ज़मीन हिल जाती है। और उसके बाद कैसे सर्वाइव करना है ये हम नहीं सिखाते, ये सिखाना चाहिए। मोहब्बत और इश्क तो लाजम मलजूम है, हो जाती है इंसान को। हर टीवी ड्रामा में मोहब्बत ही करना सिखाया जाता है कि यूं लड़की को ऐसे फूल दो, ऐसे चॉकलेट्स दो, ऐसे उसको गिफ्ट्स दो, वो एक सेकंड में पट जाएगी। लड़के को ऐसे इज्जत दो, ऐसे उसकी खिदमत करो, ऐसे पट जाएगा। एक औरत जब माँ बनती है तो जो उसका पहला इश्क होता है ना, वो स्विच हो जाता है। ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रही हूँ। आपका जो पहला बच्चा होता है वो आपका इश्क बन जाता है। और अगर आपका पहला बच्चा एक मर्द हो, एक बच्चा लड़का हो, तो औरत के लिए वो जुनून है। तो अगर मुझे ये महसूस होता ना कि मेरे जुनून के साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं मर जाती। क्योंकि एक अल्लाह ने उन्हें बाप से महरूम किया था, माँ से महरूमी नहीं मैं दे सकती उनको किसी सूरत भी। अच्छा, आपका जो फर्स्ट मीडिया का एक्सपीरियंस था वो था शो खबरनाक, जियो पर आपने किया। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं दुआएं देती हूँ आफ्ताब साहब को जो छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने पे दुआएं देती हैं। ऑफ कोर्स, अगर वो ना जाते और मैं उनके साथ चली जाती, जैसे उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप हमारे साथ चलें एज ए को होस्टिंग, बट मैंने क्योंकि नया नया जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और मैं क्योंकि तदरीस के शोबे से हूँ और इस शोबे से नहीं थी, तो मैं ये समझती थी कि फ़ौरन स्विच करना बहुत मायूब सी बात है यार, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो साले तो रुकू ना इनके साथ। तो मेरा ये ख्याल था कि चलो जो भी होगा हम देखेंगे, अब इधर रह के देखते हैं, नई जगह स्विच नहीं करते के साथ कभी कोई अनबन नहीं नहीं कभी ही वो। क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़ी सी बात है कि रूड हो जाते हैं टीम देखें, के साथ। एक तो ये कि मेरे साथ ऐसा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक लम्हा, एक जुमला भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने मेरी प्रेजेंस में कुछ ऐसा कहा हो जिसमें मुझे खौफ महसूस हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर से मुझे ऊंची आवाज़ से, मर्द के चीखने से और ऊंची आवाज़ से डर लगता है। मैं बचपन में छुप जाया करती थी अलमारियों में, टेबल्स के नीचे, जब कभी कोई लड़ाई होती थी ना। तो मेरे अंदर आज भी वही इंसान है कि अंदर से मैं घबरा जाती हूँ, चीख रहा होता है ना, तो मेरा ट्रॉमा भी है शायद, ये ट्रॉमा का एक वो है, रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, कि जब कोई चीख रहा होता है ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कह क्या रहा है, मेरा दिमाग बंद हो चुका होता है और मैं एक हॉल में चली जाती हूँ। सो इफ़ दैट वुड हैव हैपेंड आई वुड नॉट हैव वर्कड देयर, क्योंकि मैं उसे अपनी नौकरी के साथ साथ कर रही थी। इट वाज एन एक्स्ट्रा पॉकेट मनी फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए। हाँ, मैं HSN में पढ़ा रही थी। सो 6 मंथ्स जो आफ्ताब साहब के साथ काम किया, एक तो उसमें होता था कि मैं सिर्फ लाइव शो में उनसे मिलती थी, उससे पहले एज अ को होस्ट मेरा काम ख़त्म हो जाता था, लाफ्टर्स के साथ और ऑडियंस के साथ सवाल जवाब और इंटरेक्शन, वो 2-3 घंटे का काम होता था, किया और शाम 6 बजे अपने बच्चों के पास। ठीक है, तो मेरे लिए वो बहुत था। उसके साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी दे रही थी, सो आई वॉज वर्किंग लाइक राउंड द क्लॉक, ठीक है। जब वो चले गए और नईम बुखारी साहब आ गए, तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है बहुत। लेकिन उसमें क्या हुआ कि नईम बुखारी साहब के पास वक्त कम होता था फॉर बेशतर रीजंस। अगेन बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मतलब मैं बोलूँगी तो फिर ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी।
तो वो फॉर रीजंस शाम 7 बजे के बाद काम नहीं करते थे। और इतनी जल्दी एक कॉमेडी का प्रोग्राम, देखिए कॉमेडी होती है वो, उसको हम कहते हैं, मैं कहती हूँ कि पनपती है कॉमेडी को, ऐसे आपने निखारना होता है, आपने एक माहौल देना होता है, उसमें कभी अच्छा जुमला आता है, कभी नहीं आता, जैसे क्रिएटिविटी है, आपको बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। अब ये जितने भी आपको होस्ट्स नज़र आते हैं जो कॉमेडी का काम कर रहे हैं, टाइम लगता है। कॉमेडी इज़ नॉट क्रिएटेड ऑन स्क्रिप्ट, it is impromptu, it has to be relatable to people, it has to be relevant to a common person and also not be derogatory. ये नहीं हो सकता कि आप अंडर द बेल्ट एक जोक करें और फिर उसको कवर करने के लिए कोई इंटेलेक्चुअल बात करें, ऐसे नहीं होता। कोई ऐसे जोक्स आए आपकी टीम की तरफ से? बहुत बर्दाश्त कर लेती थी? ओह डोंट आस्क। शुरू में तो मैं उस्ताद थी और अगले दिन सुबह बच्चों से फीडबैक में, आपको मैडम आपको जाला खाने वाली मकड़ी कहा है उन्होंने। एंड आई यूज्ड टू से, बेटा वहाँ पर मेरा रोल जो है वो और है, यहाँ पे मैं आपकी टीचर हूँ, सो यू बेटर नॉट टॉक अबाउट दैट टू मी ओवर हियर। इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट इंग्लिश, लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, लैंग्वेज और लिटरेचर, तो मेरे, और आपको पता है कि एचएसएन के बच्चे इटसेल्फ वो कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं होते, सब नवाबों के, पॉलिटिशियंस के, हाँ, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी टेक savvy एंड वेरी knowledgeable चिल्ड्रन। तो मतलब वहाँ वडेरों के बच्चे भी होते हैं, तो उनकी भी अना होती है कि टीचर की क्या बात है, ये तो शाम को घर भी आता है। तो वो वाली जो कहानी है ना, वो भी एक थी, लेकिन वो मैनेज करना मेरे लिए आसान था। मैंने जब जितना भी बच्चों को पढ़ाया है, it was very easy for me. अच्छा आयशा, आपका मीडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एज अ वुमेन आपको पता है कि मीडिया की जो फील्ड है वो अच्छी खासी सख्त है हमारे लिए, क्योंकि एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, ठीक है, कहीं पहुंचने के लिए हमें बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो आपने कुछ ऐसा फेस किया, किसी ने आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की? नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था और एक नामवर शख्सियत ने मुझे फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि मेरा फलां पॉलिटिशियन दोस्त जो है आप में बहुत इंटरेस्टेड है और हमने सुना है कि आपके हस्बैंड वीकेंड पे यहाँ होते हैं, तो अगर आप कहें तो उनसे बात करें। तो मैंने कहा था, सर आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, थैंक यू सो मच। और कुछ नेगेटिव नहीं आया उसका इफेक्ट कि आपको नौकरी से? नहीं, उन्होंने कोशिश की कि मुझे शो से हटाया जाए, बिल्कुल यही बहुत होता है। कोशिश की। या तो आप कॉफी डेट पे चले जाएं, या तो आप फिर अपना शो अब वो कॉफी डेट कहाँ है, कब है और कैसे है, लेट्स नॉट डिस्क्राइब दैट, बट ये कि ये वो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई फेस्ड। और उसके ऊपर पूरी टीम ने भी स्टांस लिया और मेरा भी बहुत क्लियर स्टांस था कि आई एम हैप्पीली मैरिड, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नीड, मुझे इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जिस ख़ानदान को छोड़ के आई थी, अब उनका ज़रा हदूद दरब आपको देती हूँ। मेरे फादर इन लॉ वाज एन एक्स-एसएसपी और वो फैसलाबाद से रिटायर हुए थे, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। मेरी जो सास थी वो भी, उनकी वो पीछे ज़मींदार फैमिली थी, ये इंडिया की एक फैमिली थी बहुत बड़ी, उनकी वो इकलौते बेटे की इकलौती बेटी थी। सो शी हैड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी, दे वर लोडेड विद मनी, और मुरब्बों पे ज़मीनें थी, उनके पास फार्म हाउसेस थे, उनके पास रेस्ट हाउसेस थे जो अभी भी हैं। तो मैंने उसको ये कभी मलूज़े खातिर नहीं रखा कि अच्छा ये मेरे पास नहीं होगा तो क्या होगा। आई नेवर थॉट ऑफ दैट। मैंने आपको बताया मेरे पास जेब में कुछ नहीं था, 25,000 रुपये की नौकरी थी और मैं अपने बच्चे लेके आ गई थी। सो मेरे लिए पैसा कभी अट्रैक्शन या कोई फॉल बैक नहीं है। मुझे ये पता है कि पत्थर के अंदर कीड़े को अल्लाह रिस्क देता है, समंदर के पेट में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मछली का रिस्क अल्लाह देता है। तो कोई इंसान किसी का रिस्क नहीं रोक सकता। तो लिहाजा कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी में रूठ गया तो क्या होगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, कम खा लेंगे, बुरा जी लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है, अगर अल्लाह को ये मंजूर है तो कोई मसला नहीं। अच्छा आयशा, अब आपकी बेटी भी मीडिया की फील्ड के अंदर एंटर हो रही हैं, तो क्या ये उसका फैसला था या ये आपका फैसला था? उसने मुझे बहुत बचपन से अपने देखा है। ये आइडिया किसका था, आपकी बेटी का या आपका? ना मेरा, एक्चुअली माय डॉटर मेरे मीडिया में एंटर होने से पहले वो इतनी पितकरो सी थी, तो कहती थी मैंने एक्टिंग करनी है। अच्छा। मुझे लगता था यार ये छोटी सी है, इसको ऐਵੇਂ शौक चढ़ गया है। उस टाइम पे तो मैं मीडिया पे भी नहीं थी ना, तो मुझे था कि मैं ऐसे बच्ची का ख्वाब है तो चलो कोई बात नहीं, लेट हर थिंक। एंड आई हैव नेवर स्टॉप्ड माय किड्स फ्रॉम थिंकिंग। मेरा जो बेटा है जो अभी इस वक्त 6 साल का है, वो कहता है मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, अम्मा आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो मैंने उसको भी कभी रिजेक्ट नहीं किया कि बेटा अब तुम पाकिस्तान में तो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते बेटे, और मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं यूएस भेज। सो तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने बच्चों को कभी ख्वाब देखने से नहीं रोका। ख्वाब देखने में क्या है यार,
कभी हो सकता है वो ख्वाब सच्ची हो जाए, उसकी किस्मत में वो ख्वाब लिखा हो, मैं उसे रोक दूँ ख्वाब देखने से, तो कोई बात नहीं, देखने दो। तो वो बचपन में वो ये कहती थी, जब मैं मीडिया पे गई तो उसने कहा अम्मा आप क्यों चली गई हैं, तो मैंने जाना था। शी वॉज हार्डली 6 years old। तो वो हमेशा से चाहती थी। बीच में फिर मैंने और हारिस ने दोनों ने मिलकर उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि बेटा डॉक्टरी की तरफ आ जाओ, कुछ और पढ़ लो, कुछ और IT देख लो, बट शी वॉज इन हर माइंड वेरी स्ट्रेट कि उसने बनना है। लास्ट ईयर वो मेरे साथ एक प्रोग्राम था पब्लिक डिमांड, उस पर गई एज माई डॉटर ऑफ कोर्स, और उससे पहले वो मेरे साथ A+ पे एक प्रोग्राम करी थी चॉकलेट टाइम्स, तो उसमें ये था उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उसको एज अ गेस्ट बुलाया उन्होंने। जब हम दोनों माँ बेटी की केमिस्ट्री देखी स्क्रीन पर, तो उसी वक्त जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे ताहिर सरवीर, उन्होंने कहा ये बच्ची आप मुझे दे दें। मैंने इनके वाले साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ देख लो, अच्छा है, पॉकेट मनी बन जाएगी। मैंने कहा देख लें, सोच लें, कल को ये फिर जो है ये एक फ्यूचर है उसका, एक दफ़ा आप उसको स्क्रीन देंगे, उसके बाद वो स्क्रीन से हटना नहीं चाहेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। अल्लाह ताला राजी थे, क्या करेगा काजी बस वो वाली बात है। तो अब वो वेरी सून, अभी उसकी एक एड तमाशा ऐप की चली है, वो राहुल बना हुआ है और वो सिमरन बनी हुई है, और वो भाग रहे हैं और ट्रेन के आसपास। इट्स अच्छा था वो, बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी। और अभी उसने एक प्रोजेक्ट साइन किया है एक बड़ी कंपनी के साथ कराची में, तो सून शी इज़ गोइंग टू बी अपीयरिंग ऑन दैट। क्योंकि आपको मीडिया की हकीकतें पता हैं, तो आपने अपनी बेटी को नहीं मना किया कि नहीं ये इस फील्ड में मत जाओ, ये अच्छी नहीं है बच्चियों के लिए? अच्छा, उसका ये है कि जुहा इज़ वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड। घर में जब कभी कभी मैं भी नमाज ना पढ़ूँ, वो पढ़ी होती है। शी इज़ 16, और उसको ये जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी अपनी नानी की तरफ से मिली है। उसकी नानी जो थी ना, वो बहुत बचपन से बहुत स्पिरिचुअल थी, तो उनके बारे में कहा जाता था कि इसको जो ख्वाब आते हैं वो सच होते हैं। तो अब जो जुहा ख्वाब देखती है, वो हमें पता होता है कि ये हो जाने हैं। तो वो ये जो अब खबरनाक पे जब होना था ना, अभी कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ था मेरा, कुछ भी नहीं, तो मुझे एक दिन उठ के कहती अम्मा आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। अच्छा। रैंडमली, छोटू सी थी। तो आज भी उसके साथ ऐसा ही होता है, जब कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी उसको ख्वाब आ जाते हैं। और ये हकीकत है, लोग नहीं मानते, लोग ख्वाबों की हकीकतों पे नहीं जाते। मेरा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, बहुत एतक़ाद है ख्वाबों पे। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह का एक निज़ाम है, और अल्लाह ताला आपको बाज़ औक़ात साइंस देता है। मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देने लगी हूँ। मैं और जहाँ ज़ेब जा रहे थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए ज़ोहा का। मुझे नहीं पता था तब तक ये बेटी है, मैं मांग रही थी अल्लाह से ज़ोरों शोरों से, और रास्ते में ना बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रही थी अल्लाह मियाँ, बेटी होगी कि बेटा होगा? तो जब वो बारिश देखी तो ऑटोमेटिकली इट क्लिक्ड कि रहमत है, बेटी ही होगी। और मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं उस दिन भी मेरे, और मैंने किसी से बात नहीं की, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कहती। और क्योंकि उससे पहले कहा जा रहा था ओए ये बेटे ही होने ने, ये बेटे ही होने ने, जहाँ से इनू बेटे ही मिलने ने, वो बेटे ही होने। एक टिपिकल कल्चर है कि जी इनू तो बेटे ही होने ने। मेरी तो ख्वाहिश ही कुछ और थी, मेरी तो लॉ ही कुछ और थी, रीजंस आपके कुछ और थे। मैंने आपको बताया ना, मेरी लॉ ही कुछ और थी। तो जितना मैं अल्लाह से उस वक्त भी कनेक्टेड थी, स्पिरिचुअलिटी वो उसमें भी है, वो भी बहुत कनेक्टेड है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। शी इज़ अ वुमन ऑफ, मैं उसे वुमन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें गर्ल्स वाली कोई बात नहीं है ठीक है, वो बहुत एक वास्ट माइंड रखने वाली, और फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में उसको इन्वॉल्व करके हारिस ने उसको बहुत ग्रूम किया है एज अ पर्सन। वो खुद भी बहुत ज़्यादा वोक थी। कोई ऐसा चैनल जिसका नाम लेना चाहें जिसने आपसे ज़्यादती की हो? हाँ, मैं बिल्कुल ज़्यादती तो 100% की है, सुनो TV। एक जिस वक्त सुनो ने ये किया कि मुझे हायर कर लिया, और सजाद साहब ने हायर किया, और बड़े अच्छे तरीके से हायर हुई मैं। अभी शो का कुछ पता नहीं था, अभी चैनल का कुछ पता नहीं था, अभी हबीब अकरम साहब ने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, ये तब की बात है, सबसे पहले, ठीक है। और मुझे कहा कि आप ना डिजिटल देख लें, इनका जो डिजिटल है, सुनो क्या अपना डिजिटल जो है वो देख लें। जी ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया, डिजिटल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लिए, और उन्होंने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। पहली वीडियोस ने मिलियन पर जाना शुरू कर दिया मेरी उसके अंदर। हमने डिज़ाइन ऐसे किया उन चीज़ों को
कि हम अच्छा खेलना शुरू हो गए। दूसरी तरफ मुझे मॉर्निंग शो के लिए हायर किया गया था। एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड हुई कि ये पैसे हम आपको अभी हर महीने देंगे जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता, और जब प्रोग्राम होगा फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। नए सीईओ आए, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन जनाब ने, मैं नाम लेना भी नहीं चाहूँगी, ठीक है, जनाब ने 2-2 महीने मुझसे जो थी हमारी मीटिंग्स चली। हर रोज़ हम मीटिंग करते थे, आ जाएं जी मैडम, बताएं जी मैडम क्या करना है जी। मैं अब ये मॉर्निंग शो होस्ट का काम नहीं है कि वो पूरा प्लानर बनाए कि कौन सा सेगमेंट होगा, क्या मेरे से पूरा प्लानर बनवाया जाता था हर दफ़ा। मतलब हफ्ते बाद जो मीटिंग होती थी उसमें ये होता था कि आप बताएं क्या करना है। सो हर हफ्ते में एक पूरा शो डिज़ाइन करती थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये टॉपिक्स होंगे, ये होगा, ऐसे करेंगे। मैं और फलाना जो लड़का है उसके साथ हम दोनों मैच की तरह इसको करेंगे। शुरू में क्या हुआ, उनके कोई रिश्तेदार थे, मैनेजमेंट के कोई रिश्तेदार थे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये शो मैं करूं। खुद साख्ता जर्नलिस्ट, उनको बिठा के ना, जैसे न्यूज़ पे आप देते हैं ना, होता है ना, जब प्रॉपर्टी वाले लोग एकदम से जब आते हैं इस तरफ तो अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो फलां 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 का रिश्तेदार था, उनको लाया गया, उनको कहा गया कि आप आएँ और आयशा के साथ एक जो मॉक है वो करें। आप खुद भी थी वहाँ पे, आपको पता ही होगा, आप भी तो सुनो का हिस्सा रही हैं। किसका आप नाम कह रही हैं, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यार वो रिश्तेदार पे? खुले माथे वाले, यूं करके बाल वाले, मुझे उनका नाम नहीं याद। उनके साथ एक दफ़ा मेरी स्टूडियो में बहुत बहस हो गई थी क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। अच्छा। हाँ, उन मॉक शुरू हुए, एक मॉक हुआ, दूसरा हुआ। अब मॉर्निंग शो है ना, तो इट्स सपोज टू बी लाइट हार्टेड। तो मैंने उन पे एक जोक क्रैक कर दिया कि उनको पसीना, अब एसी था चल रहा, जुलाई का महीना था और शदीद, और उन्हें ऐसे पसीना आ रहा था जैसे कि बह रहा है सब कुछ। तो मैंने जोक क्रैक किया, मैंने कहा कि आप जैसे बह रहे हैं ना इस पसीने के अंदर, सोचें हमारे आवाम का क्या हाल होगा। वो शो मतलब हमने मॉक ख़त्म किया तो उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू, आपने मुझे मुझे पिन पॉइंट कैसे किया कि मुझे पसीना आ रहा है? आपने शो कराने की कोशिश की है कि मैं कोई डरता हूँ किसी चीज़ से? मैंने कहा लिसन, इट वाज जस्ट अ जोक। और अगर मॉर्निंग शो में आप नहीं समझते क्योंकि आप इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, मैं ये समझती हूँ कि अगर मॉर्निंग शो में आपने किसी को अपने साथ वो करना है ना, जोड़ना है ऑडियंस को अपने साथ, तो इट शुड बी, आप मुझ पे कोई मजाक कर लें, मैं आप पे कोई मजाक कर लूँ, हम कोई खुदा नहीं हैं या कोई खुदा ना खास्ता कोई खुदा के भेजे हुए कोई बहुत ऐसे बंदे नहीं हैं कि जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाता दुनिया में। तो दुनिया ने उनको नहीं छोड़ा जिनको अल्लाह ने वली बनाकर भेजा, उन पे भी सवाल किए लोगों ने। तो ये तो एक छोटा सा मजाक था, इतनी बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हाउ डेयर यू। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सजाद साहब के पास गई, मैंने कहा सर ये हुआ है, आप लोग इनको एज एन एंकर लेना चाहते हैं, आई डोंट थिंक कि वो इस के लिए फ़िट हैं। आई वॉज क्राइंग लाइक एनी थिंग। मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। खैर सजाद साहब वॉज वेरी काइंड, ही सेड कि ओके नो प्रॉब्लम्स, वो आपके साथ मॉक नहीं करेंगे। फिर जो लड़का जिसको मॉक के लिए जो फाइनल जिस होना था उन्हें रखा गया, उनके साथ बहुत प्लेजेंट रहा, बहुत अच्छा रहा। 3-4 मॉक्स हुए, उसके बाद डिसाइड हुआ प्रोमो होगा। लो जी प्रोमो हो गया। अब 4-5 दिन हमने प्रोमो शूट किया, कभी हम बाग़े जिन्ना जा रहे हैं, कभी हम किसी होटल जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, शो हो रहा है, शूट हो गया। लो जी शूट हो गया, प्रोमो फाइनल हो गया, प्रोमो रिलीज होने वाला है। एंड जिस दिन प्रोमो फाइनल हुआ है उस दिन अगले दिन मैं दफ्तर पहुंचती हूँ तो मुझे बताया जाता है कि जी आपको हमने रिप्लेस कर दिया। लाइक व्हाट? प्रोमो चल चुका था आपका? प्रोमो रेडी था टू बी ऑन एयर। अच्छा, हुआ नहीं, ऑन एयर नहीं हुआ। ऑन एयर नहीं ठीक हुआ। है। मैंने कहा सर मेरा प्रोमो रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नया प्रोमो बन जाएगा। मैंने कहा सर आपने मुझे एज अ मॉर्निंग शो होस्ट पिछले 8 महीने से हायर किया हुआ है, मैं रोज़ ये ड्रिल करती हूँ आकर, मैं मॉक्स दे रही हूँ, मेरा काम नहीं है, मैंने लाइव शोज़ किए हैं 7 years, आई डोंट नीड टू शो कि मैं लाइव शो में बैठकर मैं क्या करूँगी, येट मैं आपके साथ मॉक कर रही हूँ। बट स्टिल, एंड आप ये 8 महीने बाद मुझे कैसे कह सकते हैं कि आप हट जाएं? और आपको हम देखिए नहीं, हम आपको चाहते हैं कि आप एक कॉमेडी का लेजेंड है, हम आपको उसी में यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले बताया था यहाँ ज्वाइन करने से पहले कि मैंने अपना जॉनर चेंज करना है। कॉमेडी की एक बहुत लिमिटेड सी वो बन गई है जगह, मतलब फ्रेम बहुत छोटा हो गया है, और अब जिस तरह की कॉमेडी हो रही है वो बहुत बिलो द बेल्ट जाती है। एज अ फैमिली वुमन आई डोंट थिंक आई कैन कैरी ऑन विद दैट। ठीक है। लिहाजा मैं आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंने मॉर्निंग शो ही करना है। उन्होंने कहा नहीं वो तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उसको देंगे, हिना न्याज़ी को देंगे। आई वॉज रियली टेकन अबैक।
मैं कहा ठीक है सर, अगर इफ़ यू हैव डिसाइडेड तो ठीक है, फिर हम इसको, हमने जो पीनट्स हमने डिसाइड किए हैं पैसों के ऊपर, उसको हम रिविजिट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। आई वॉज वेरी रिजेंटफुल एट दैट टाइम, सच्ची बात है। इट्स नॉट, होना भी चाहिए। इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल विद मी कि यार ये क्या बात हुई, प्रोमो तक बन गया और अब सारी ड्रिल करके 8 महीने की आप मुझे कह रहे नहीं, अब वापस कॉमेडी पे जाएं, यानी अब फिर नए सिरे से स्क्रैच से शुरू करें काम। खैर मीटिंग शुरू हो गई, हाँ जी कितने पैसे, इतने पैसे, नहीं 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 ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैंने कहा सर बात सुने, कॉमेडी टेक्स अराउंड 12 आवर्स शूट, मॉर्निंग शो में 2 घंटे लगते हैं, आप जो द सेड अदर पार्टी को दे रहे हैं मुझे आप वो नहीं दे रहे, वाई? मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतना काम किया है, मेरे क्रेडिट पे ये शोज़ हैं, मैंने अगर किसी ऐसे चैनल का रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया है ना जो कहीं नज़र नहीं आता था, उसने भी उनको 2-2.5 करोड़ का बिजनेस करके दिया है। सो प्लीज़ डोंट से कि मेरे क्रेडिट पे कुछ नहीं नहीं, देखिए जी ये इतने पैसे नहीं होने। पठानों की तरह ना बात होनी शुरू हो गई, आप कोई और काम नहीं, भावताओ, और उस पर भी आप ये नहीं करेंगी, आप वहाँ नहीं बैठेंगी, आप कोई और चैनल नहीं करेंगी। मैंने कहा सर पैसे आप मुझे एक्सक्लूसिविटी के नहीं दे रहे, या तो आप मुझे एक्सक्लूसिविटी के पैसे दें। एक आप भी इस फील्ड में हैं, अगर आप एक्सक्लूसिवली किसी के साथ अटैच होते हैं, फिर उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, फिर एक परमानेंट कोड होता है, फिर आपकी मेडिकल वो होती है। आप ऐसे ही तो ऑन पीनट्स तो नहीं आप कर सकते ना। एंड कोई भी इंसान जो कहीं पे भी काम कर रहा है उसे ज़रूरत है तो वो काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। आयशा ज़रूरत ना भी हो, लेकिन आपका जो बनता है आपको वो हक पूरा मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान जहाँ पर भी बैठकर काम कर रहा है ना, वो उसको ज़रूरत है तो वो काम कर रहा है, बिला ज़रूरत किसी का दिल नहीं करता, मतलब ऐसे लोगों के सामने बैठ के अपनी वो करे, नुमाइश करे। जब आपके पास नहीं होता या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप काम कर रहे होते हो ना, बिला ज़रूरत तो कोई इस दुनिया में नहीं करता। एवरीबडी वॉन्ट्स एंड लाइक्स देयर पीस ऑफ माइंड। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल खातिर में नहीं लाया, उन्होंने मुझे एक सर्टेन अमाउंट कोट की और उन्होंने कहा ये आप एक्सेप्ट कर लें, हर हाल में हम देखेंगे बाद में। बाद किसने देखी है? मैंने कहा सर माजरत के साथ इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं बहुत अग्रीव्ड हूँ पहले ही आपके इस स्विच की वजह से, और मैं इस पे अपना रास्ता अलग करती हूँ सर, माजरत। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बाद में भी रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने, आपने देखा वीना मलिक के साथ जो प्रोग्राम किया उससे तो बेहतर सबर ही था। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ, अल्लाह बहुत अच्छा करता है। उसके बाद मैंने A+ का चॉकलेट शो किया, चॉकलेट टाइम्स, और फिर वही बात कहूँगी कि जो कहीं नज़र नहीं आता चैनल, उसने फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी रौनक लगाए रखी, और चैनल को भी मतलब पैसे शैसे आते रहे। अच्छा, आप जो कह रही हैं कि जहाँ जिस शो में आप बैठती हैं अपना एक मार्क छोड़ती हैं, आजकल आप वायरल हुई भी हैं, आप होस्ट थी उस शो की जी, एक शो की, मैं नाम नहीं लेती, सबको पता है वैसे क्या हो रहा है जी। औरतों के हकूक के ऊपर बात हो रही थी, पैनलिस्ट जो थे वो दोनों मर्द हजरात थे, ठीक है, आप खालिया खातून थी। आपकी प्रेजेंस में एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई कि 95% खवातीन जो हैं वो जाहिल हैं। आप उधर बैठी थी जी, आपके उस वक्त क्या थॉट्स, इमोशंस, तासुरात, गुस्सा क्या था आपका? देखिए तासुरात तो मेरे चेहरे से नजर आ रहे हैं, उस शो में आपको नजर आ रहा है कि आई वाज वेरी पर्टर्ब्ड, मैं बहुत पर्टर्ब थी। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस पैनल की बात हो रही है उस पैनल में हमने ख़वातीन को बुलाने की और इनवाइट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बता चुकी हूँ, ठीक है, कि उसकी वजह से फीमेल्स डिडंट वांट टू सिट देयर, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि साहिल साहब जो थे वो जिस कॉन्टेक्स्ट और पैराए में बात कर रहे थे वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जानने वाले को आलिम और ना जानने वाले को जाहिल कहा जाता है। हियर मी आउट, ऑल्दो आई डिड नॉट अग्री विद दैट वर्ड, बिल्कुल ठीक है, बट हमारे पंजाबी कल्चर में जाहिल कहते हैं उज्जड गवार को, जबकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जाहिल कहा जाता है उस इंसान को जिसे मालूम नहीं है या ला इल्म है, ला इल्म है। सो ये लफ्ज़ उन्होंने जो है, मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि ये बात उन्होंने उसे इस लफ्ज़ को चेंज करना चाहिए था, ला इल्म बोलना चाहिए था, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात एक्सप्लेन कर रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आलिम और जाहिल से, अबुल जहल की भी उन्होंने मिसाल दी। सो उस हिसाब से आई हैड टू लिसन एज अ होस्ट, आई हैड टू लिसन, ठीक है, टू व्हाट ही वाज सेइंग, बिकॉज उनका एक अपना तज्जिया था अब हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर मिस हुई
कि हम उनसे कहते कि सर आप अपना जो ये मुशाहिदा है, सैंपल है, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दें। ठीक है। अब जो बात हमारी जो लड़की, जो बाद में पता चला कि वो डिजिटल की ही एम्प्लॉय हैं, अज़बा, उनसे जो बात गलत हुई, उनको कहना चाहिए था कि सर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको इन तमाम चीज़ों के एक पार्ट का पता है? ऑब्वियसली नहीं पता। तो क्या आप जाहिल हैं? नहीं, आप लाइल्म हैं। तो आप अपना लफ्ज़ बदलें। अज़बा ने जोर किस पे दिया? माफ़ी मांगे। एक जिद बना ली उन्होंने कि आप माफ़ी मांगे। वो अपनी बात, अपना आर्ग्यूमेंट इससे अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकती थी। वो उनसे साहिल साहब से पूछती कि क्या आपकी वालदा, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी जाहिल है? अगर नहीं तो प्लीज़ अपने अल्फाज को बदलें, और फिर आप कहती हैं कि आप औरतों से माफ़ी मांगे। आपने ये सब क्यों नहीं कहा उधर? देखिए, मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा था। IFB पे भी मुझे बार बार ये कहा जाता है कि स्पीकर्स को बोलने दें, स्पीकर्स को बोलने दें। ऑब्वियसली एज अ होस्ट आप भी, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ ना, बाद में बीच बीच में टोकेंगी तो आपको कहा जाएगा कि यार बात तो पूरी होने दो। अब वो मुसलसल, एक तो ऊपर से वो मुझे कह रहे थे कि आप बीच में मत बोलें, उनकी बात मुकम्मल होने दें। और आपने देखा है वो दोनों जो थे मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, खलील साहब भी, मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्टेबल समझती हूँ, मेरे लिए बहुत इज्जत के वो जगह पर है। वो भी मुझे कह रहे थे कि आयशा तुम रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। और साहिल साहब भी मुझे कह रहे थे आयशा एक मिनट। अब आयशा जो थी वो ऐसे थी कि क्या करूँ मैं, मतलब मैं भी तो चाह रही थी कुछ कहना। मैंने बड़ी दफ़ा कहा भी कि सर आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि आप जो मुशाहिदा देते हैं वो आप पर्सनल बात कर रहे हैं, हम एक जनरल आवाम की बात कर रहे हैं। यहाँ औरतों को हकूक नहीं मिल रहे, उन्हें वो निकले तो वो गलत है। मैंने ये साहिल साहब से भी ये सवाल 2 दफ़ा किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो घूम के तागूत की तरफ जा रहे थे। देखिए, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि जब आप एक सोशल प्रॉब्लम के अंदर इस्लाम को डालते हैं ना, होस्ट के लिए कोई बात करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर उम्मत इस्लामिया खड़ी हो जाएगी और आपको संसार कर दिया जाएगा। सोचा भी नहीं जाएगा कि आपने जो बात की है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। हम मानते हैं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता, हम मानते हैं कि यहाँ इस्लामिक रूल्स अगर फॉलो होंगे तो बेहतरी आ सकती, लेकिन हालाते हाजरा का सीन ये है कि औरत को नहीं मिल रहा उसका राइट। इस्लाम ही ख़वातीन को इतने हकूक देती है, लेकिन वही बात है कि इस्लाम को इस्लाम तो दे रहा है, अपनी मर्द पसंद नहीं से दे इस्तेमाल करते हैं। जो देखें, जो बात उन्होंने कही, मैंने कहा कि आप कहते हैं मस्जिद जाओ, मस्जिद में तो जो हो रहा है उस पर तो रोशनी नहीं डाली जा सकती। मस्जिद में जिन बच्चों के साथ रेप किया, लड़कों का रेप हो रहा है माजरत के साथ, हम उस पर आवाज़, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर उसको हशश कर दिया जाता है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। सो द थिंग इज़ कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि उसको ताकत दें, उसको ताकत देकर क्या होगा ये ज़रा सोच लें। पहले आप छांटी करें कि कौन आलिम बन सकता है, कौन लीडर बन के आलम इस्लाम को लीड कर सकता है, फिर आप मस्जिद को वो दें ताकत, फ्रैंकली। लेकिन अगर आप इस वक्त कहें ना कि मस्जिद को आप ताकत दें, तो जो वहाँ पर जो मौलम बैठा है, मेरी बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जो एक माजूर जहनियत के साथ हैं और जिनका, जो औरत को मस्जिद में जाने नहीं देते। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं औरतें? बताएं, आप गई हैं कभी यहाँ पाकिस्तान में? मैं तो गई हूँ, लेकिन कितनी दफ़ा? चंद औकात, रमजान में चले जाते हैं, एक आध बार, और वो भी आपको औरतों के सेक्शन में जाना। आप जब मस्जिद नबवी जाते हैं, क्या आपके लिए अलग जगह है? क्या आप हरम में जाते हैं, आपके लिए अलग जगह है? हरम में नहीं, मस्जिद नबवी में तो चले है, लेकिन हरम में नहीं। हरम में हर कोई बराबर है। मस्जिद नबवी में आपको अलग जगह इसलिए दी गई है कि आप कंफर्टेबली लंबी आपने नमाजें पढ़नी है, वहां पढ़ लें। वहां पे भी मुमानियत नहीं है कि आप साथ, यानी सफ़े अलग अलग करके नमाजें पढ़ें या कोई सेग्रीगेशन या पर्दे लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ओपनली अपना मजहब फॉलो करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे यहाँ सेग्रीगेशन, और उसने क्या दिया है आपके मुल्क की आवाम को? फ्रस्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च करने वाली आवाम है आपकी, 65% आपकी यंगर जेनरेशन है। वो क्या देखते हैं आपको अंदाज़ा है? नहीं, दे आर वॉचिंग शिट, लिटरल शिट। और वही चीज़ वो बाहर माशरे में फैला भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आप देखें जेनजी क्या कर रही है। शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, जिम्मेदारी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, दे जस्ट वांट टू हैव फन। वो क्या कर रही है? आइस पी रही है,
एक्सटेसी कर रही है 15 रुपए में, 100 रुपए में, 20 रुपए में, 80 रुपए में, 150 रुपए में, 3000 में, हर किस्म की पिल अवेलेबल है कॉलेजेस के अंदर। और माओ को पता भी नहीं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, क्यों इतनी यंग एज पे बच्चों के हार्ट फेल हो रहे हैं। जरा जाए ना इसके अंदर, उतरे। ड्रग अब्यूज हो रहा है हमारे यहाँ। कॉलेज के बच्चे बच्चियां असाइनमेंट करने के बहाने इकट्ठे होते हैं, आइस पीते हैं, सो रहे हैं हम लोग, हमारे माँ बाप सो रहे हैं, नहीं पता उन्हें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया है, फोन पकड़ा दिया बच्चों के हाथ में, दुनिया दे दी उनको, इंटरनेट दे दिया, 5G 8G 10G, और बच्चे कहाँ रह रहे हैं, एक कमरे के मकान में 8 बच्चे सो रहे हैं और माँ बाप भी वहीं सो रहे हैं। सो प्लीज़ देखें कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं आप अपने बच्चों को, और वो आपके मुंह पे खड़ी है जो चीज़। अब आपका सैलाब है ना 65% का नौजवान का, कहाँ जा रहा है वो, या मुल्क से बाहर, या यहाँ जो करतूत हो रही है वो देख ही रहे हैं आप। अभी अगले दिन मैं देख रही थी, एक अंडर एज बच्चा स्पीड में गाड़ी चलाता है और मोटरसाइकिल पे एक बच्चा जो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है उसको उड़ा कर चला जाता है। उस बच्चे के चिथड़े हो गए सड़क पे, किसी ने कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद की बात कर रही हूं मैं। नो, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। कहाँ सब सो रहे हैं, लिटरली सब सो रहे हैं। क्यों कोई पुलिस वार्डन 12 साल के लड़के को, जो जिसकी टांगें मोटरसाइकिल से नीचे नहीं लग रही, उसको मोटरसाइकिल चलाने दे रहे हैं? आपने देखा होगा यकीनन। कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसे रोकते हैं, बड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगी हुई, ओके, आपको सेल्स टारगेट मिला हुआ है, इतने आपने चलान करने हैं, वो आपने कर लिए, ओके, तो वो उसका भी चलान करो ना बेटे। उस बाइक पे जो बच्चा बैठा है, जो अपने पीछे, आप सोचे मैं इतनी बड़ी नर्वस रैक हूँ, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप पागल है अम्मा। गाड़ी रोकती हूँ, उस बच्चे को रोकती हूँ, उसका नंबर लेती हूँ, उसके घर वाले को फोन करती हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा जो है बाइक लेके निकला हुआ है और इस वक्त वो कैंट की फलानी जगह पर है, और अगर ये एक्सीडेंट कर दे और इस बच्चे को और इसके पीछे बैठे बच्चे को कुछ हो जाए। अच्छा शहरी होने की अलामत है, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि देखें आप खुद भी तो माँ है ना यार। लेकिन बात ये है कि उस बाप को क्यों नहीं पता कि वो बाइक गायब है और वो बच्चा भी गायब है घर से? क्यों नहीं पता उन माओं को कि इस फोन में, जो आपने टिकटॉक लाइव्स देखी हैं जो यूट्यूब पे पोस्ट हो रही हैं, क्या हो रहा है? जरा ढूंढें, आपके ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जो कॉन्वर्सेशन है ना वो इतनी गलीज है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो वर्बल पॉर्न है। टिकटॉक लाइव पे वर्बल पॉर्न हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं उससे, और उसे उठा के यूट्यूब पे पोस्ट किया जाता है, उस पे अलग व्यूज आते हैं, उस पे अलग पैसा कमाया जाता है। और वो इतने इतने बड़े बड़े वो बने हुए जायंट्स बने हुए हैं टिकटॉक के अंदर, स्टार्स। आपके लिटरल जो हम जो कर रहे हैं ना इस वक्त अपने बच्चों के साथ, ये हमें इतनी बुरी तरह बैकलैश आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ये हम सही कोई ढीठ कौम है जो हम अभी तक चल रहे हैं, अल्लाह तवक्कल, यकीन करें, वरना हमने तबाही का कोई दहाना छोड़ा नहीं है अपने बच्चों के लिए। और अगर आपको मीडिया में होते हुए ये सब गलाजतें नहीं पता ना, तो आप समझें लाइल्मी का क्या लेवल है कि वो जो माँ घर में काम कर रही है ना, जिसको इसका नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐप है जो दोस्ती करने के लिए। आपको पता है एक ऐसी ऐप है जिसमें इंटरनेशनली आप लोगों से बातें कर सकते हैं। ये तो बहुत सारी ऐप्स हैं इस तरह की। वो नहीं, जो हम वो हैं जो अभी बहुत पॉपुलर ऐप्स हैं उनकी बात नहीं कर रही। लाइव आप कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं है और वो सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड है, और दैट्स इट। और इंटरनेशनल नेशनल आप किसी भी दुनिया में कहीं से भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, उसमें बच्चियां बच्चे बात कर रहे हैं, उसके बाद इंस्टा हैंडल्स शेयर होते हैं, इंस्टा हैंडल्स के बाद फ़ोन कॉल्स शेयर होती हैं, फ़ोन कॉल्स के बाद मोहब्बत की पिंगें बढ़ती हैं, रिलेशनशिप डेवलप होता है। और रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है, इट्स जस्ट अंडर द एम्बिट ऑफ फ्रेंडशिप। सब कुछ हो रहा है फ्रेंडशिप के कवर के अंदर, एवरीथिंग। और पेरेंट्स को नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स के मुताबिक तो बच्चे सो रहे हैं या बाथरूम में, उन्हें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। आपने कभी अपने बच्चे का फ़ोन खोल के देखा है उसके अंदर किससे बात हो रही है, क्या कर रहा है, कितने घंटे क्या कर रहा है? नहीं, यू हैव नो आइडिया। आप जो अपने टॉडलर्स को दिखा रहे हैं ना आईपैड्स पे, आप कभी वो कॉन्वर्सेशन सुने? लेकिन आयशा इसको टैकल कैसे करें? देखिए आप फोन तो ले लेंगी घर में, ठीक है, फोन लेना नहीं है, बच्चों के साथ
पुराने ज़मानों में ना ये कहा जाता था इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. आज क्या है, हमारी विलेज सारी की सारी फ़ोन पे लगी है. दादा दादी नाना नानी टिकटॉक बना रहे हैं, मम्मा पापा इंस्टाग्राम्स पे तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. उनके पास टाइम नहीं है. जब आप घर घुस गए हैं तो ये फ़ोन एक साइड पे रखते हैं. वाईफाई लेस ज़िंदगी, 2 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ बात करें. आपको पता चले यार आपके बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है. बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, उनके पास नए नए गैजेट्स हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स है और उसके पास नहीं है. उसके बाप की 70,000 तनख्वाह है, वो एक कमरे के मकान में रहता है. ये चीज़ें इतना बड़ा क्लास डिफरेंस क्रिएट करी हैं. पहले तो सिर्फ एजुकेशन में था कि प्राइवेट एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन अलग थी. पब्लिक हेल्थ सेक्टर में था, पब्लिक हेल्थ सेक्टर अलग, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर अलग. मैं लिटरली, मुझे थथलापा चल रहा है ये बात बोलते हुए कि मैंने जब अपना थीसिस किया था ना, मैं हैरान थी. एमफिल का थीसिस था मेरा पब्लिक उसके ऊपर एजुकेशन और मतलब जो डिफरेंट ब्रिज है नो ब्रिज बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम. तो वो जब बच्चे बड़े होंगे, उनका जो क्लास सिस्टम डेवलप आप कर रहे हैं, आप एलीट को क्या दे रहे हैं और आप जो मतवस्त घराने के लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं. एक ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में बच्चे जी रहे हैं. इनके लिए जो एसी में ना बैठना इज़, यार अम्मा अब्बा क्यों तंग कर रहे हैं. उनके लिए खाना मिलना 3 टाइम एक सर्वाइवल है. एक ही क्लास में बैठे हुए जब ये 2 बच्चे होंगे ना, तो जो तज़ाद हम ज़ॉम्बीज़ डेवलप कर रहे हैं आने वाले वक्तों में, जब इन बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं होगा और इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, पत्थर उठाएंगे ये बच्चे और मारेंगे इनको. और सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं बेसिकली हम लोग. क्या होगा जब ऑप्रेस्ड इतने ज़्यादा ऑप्रेस्ड रह जाएंगे. अब देखिए कितने ऑनलाइन स्कैम्स हैं जिनमें ये बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं. पिक्चर्स दे देते हैं अपनी और फिर वो ब्लैकमेल होते हैं और होते चले जाते हैं, बच्चे भी बच्चियाँ भी. सो इतने सारे हमारे इस दौर के बच्चे के लिए इतने चैलेंजेस हैं कि माँ बाप को अपने ना माँ बाप होने के पेडेस्टल से नीचे उतर के उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ और उनकी जो चैलेंजेस हैं उनको समझना पड़ेगा. दोस्त बने अपने बच्चों तो का. और आपका रिलीजन कहता है यार 1400 साल पहले वो कह गए कि अपने बच्चों पे डंडा मत चलाओ, दोस्ती करो उनसे. 14 साल के बाद दोस्त बन जाओ और उससे पहले भी हाथ मत उठाओ. और हमारे यहाँ क्या होता है, 6 महीने का बच्चा अगर आप पे पानी गिरा दे तो आप रख के चपेट मारते हैं उस बच्चे के ऊपर. अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी मर्दानगी, अपनी जो बड़े होने का, यहाँ औरत होती है तो अपनी औरतानगी जो है वो जताने की कोशिश करती है, या अपने खामन का गुस्सा अपने बच्चे पे निकालती है. बिल्कुल. वी नीड टू स्टॉप दिस. और हमने ही रोकना है, हमारी जनरेशन ने, जिन्होंने डब्बा भी देखा है, जिन्होंने फ्लैटरॉन भी देखा है, जिन्होंने अब जो ये पाम टॉप्स भी देख रहे, हमने ही करना है. We are the bridge. Millennials are the bridge between Gen Z and the previous generation. हमने उनकी भी सुनी है, हमने इनकी भी सुननी है. तो अगर हम ये नहीं करेंगे, we are lost as a cause, as a nation. थैंक यू सो मच आयशा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. हमने शुरू में मैंने कहा था कि आज मैं अपने गेस्ट को बताना चाहती हूँ हु इज़ आयशा झांजेब. तो हमने आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी ज़िंदगी के जो वर्क थे उनको हमने चेंज करते गए. शुरू से आपने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया. बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और आपने आखिर में इतने अच्छे लाइफ लेसन्स भी दिए जो आजकल के वालिदैन हैं कि आप लोग टाइम गुजारें अपनी औलाद के साथ, देखें वो कर क्या रही है. कि अब जहाँ पे नई नस्ल जा रही है उसके आगे अगर अब हमने ना रोका और चीज़ों को ना बदला तो आगे सिर्फ तबाही है. बहुत बहुत शुक्रिया आयशा. बहुत थैंक यू.